डेटा विजुअलाइजेशन किसी भी डेटा साइंटिस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल सेट है। अगर आपको अपने डेटा को या फिर टेक्निकल रिजल्ट को खूबसूरत डैशबोर्ड या फिर खूबसूरत प्लॉट्स के फॉर्म में दिखाना है, तो आपको अच्छे से डेटा विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। तो उसी चीज को समझते हुए हम आपके लिए ये डेटा विजुअलाइजेशन विद पाइथन कोर्स लाया। और इस कोर्स में हम लोग दो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज के साथ काम करेंगे, जो कि है सीबॉन और मैटप्लॉटलिब। तो चलिए दोस्तों, अभी हम ये कोर्स स्टार्ट करते हैं। If you haven't yet subscribed to our channel yet, I want to request you to hit the subscribe button and turn on the notifications bell so that you do not miss out on any new updates or video releases from Greek Learning. If you enjoy this video, show us some love and like this video. Knowledge increases by sharing. So make sure you share this video with your friends and colleagues. Make sure to comment on the video if you have any queries or suggestions and I'll respond to your comments. अभी हम सीबॉन लाइब्रेरी के बारे में सीखेंगे। तो सीबॉन एक लाइब्रेरी है जो भी विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है और ये लाइब्रेरी मैटप्लॉटलिब के ऊपर बिल्ट हुआ है। तो अगर हमें सीबॉन के साथ इसलिए काम करना है तो हमें मैटप्लॉटलिब को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हमें सीबॉन को इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंपोर्ट सीबॉन एज एसएनएस। उसके बाद क्योंकि सीबॉन मैटप्लॉटलिब के ऊपर बिल्ट हुआ है, हमें मैटप्लॉटलिब को भी इंपोर्ट करना है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट पाईप्लॉट एज पीएलटी। तो हमने जो भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है उनको यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है। इसके बाद सीबॉन लाइब्रेरी में कुछ इनबिल्ट डेटा सेट्स होते हैं। तो अगर हमें उन इनबिल्ट डेटा सेट्स को लोड करना है तो यहाँ पे मैंने सीबॉन का जो एलियस दिया है एसएनएस, यहाँ पे बस लिखूंगा मैं एसएनएस डॉट लोड डेटा सेट। फिर यहाँ पे मैं पेरेंथेसिस के अंदर डेटा सेट का नाम दूंगा। तो यहाँ पे डेटा सेट का नाम हो गया है fMRI। तो fMRI एक डेटा सेट है जो कि एसएनएस में या फिर सीबॉन में बिल्ट इन है। तो उसको मैं लोड कर रहा हूँ और लोड करके उसको मैं एक नए ऑब्जेक्ट में स्टोर करूंगा और उस ऑब्जेक्ट का नाम भी मैं fMRI दूंगा। फिर इसके बाद मैं पहले 5 रिकॉर्ड्स देखना चाहूंगा इस fMRI डेटा सेट के। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा fMRI डॉट हेड और यहाँ पे देख रहे हो कि मुझे ये सब कॉलम दिख रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट कॉलम है, टाइम पॉइंट है, इवेंट, रीजन और सिग्नल। तो इन सभी कॉलम्स में से मुझे एक लाइन प्लॉट बनाना है टाइम पॉइंट और सिग्नल के बीच में। और टाइम पॉइंट को मैं एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना चाहता हूँ और सिग्नल को मैं वाई एक्सिस पे प्लॉट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं लिखूंगा एसएनएस डॉट लाइन प्लॉट। लाइन प्लॉट फिर से एक मेथड है सीबॉन के अंदर। तो एसएनएस डॉट लाइन प्लॉट और यहाँ पे 3 पैरामीटर है। पहला पैरामीटर x, तो x पे क्या जाएगा, टाइम पॉइंट। दूसरा y पे क्या जा रहा है, सिग्नल। फिर इसके बाद डेटा। तो टाइम पॉइंट और सिग्नल कौन से डेटा सेट से आ रहा है, ये दोनों fMRI डेटा सेट से आ रहा है। तो बस हम लोगों ने ये 3 पैरामीटर दे दिए। उसके बाद बस अगर शो करना है तो हम plt डॉट शो करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो ये मेरा लाइन प्लॉट बन गया। तो थोड़ा सा एनालाइज करते हैं इसको। तो आप अगर इसको देख रहे हो, अगर टाइम पॉइंट अगर हम मान ले कि ये सेकेंड्स में है, तो मान लीजिए 0 से लेकर 5 सेकेंड्स तक आप देख रहे हो कि ये सिग्नल का वैल्यू बढ़ रहा है और 5 सेकेंड्स पे इसका पीक है। फिर 5 सेकेंड से 10 सेकेंड्स तक सिग्नल का वैल्यू घट रहा है और 10 सेकेंड्स पे इसका मिनिमम वैल्यू है। फिर 10 से 17.5 तक ये धीरे धीरे जो है फिर से बढ़ना स्टार्ट होता है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एनालिसिस है जो हमें पता चला इस लाइन प्लॉट से। तो अभी हम जुपिटर नोटबुक जाके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं एक नया नोटबुक खोल लेता हूँ यहाँ पे और जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है उनको इंपोर्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं लिखूंगा इंपोर्ट सीबॉन एज एसएनएस। फिर इसके बाद मुझे मैटप्लॉटलिब को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं लिखूंगा फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट पाईप्लॉट एज पीएलटी। तो मेरे जो दोनों रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है उनको मैंने इंपोर्ट कर दिया है। बस फिर से जो है थोड़ा सा वेट करते हैं इन दोनों लाइब्रेरीज के इंपोर्ट होने का, क्योंकि मैंने जुपिटर नोटबुक बस अभी अभी खोला है तो थोड़ा सा टाइम लगता है लाइब्रेरीज को लोड होने में। तो अभी जो है ये दोनों लोड हो गया। फिर इसके बाद मुझे जो डेटा सेट है fMRI उसको लोड करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एसएनएस डॉट लोड डेटा सेट।
फिर इसके अंदर मुझे डेटा सेट का नाम देना होगा और डेटा सेट का नाम क्या है, fMRI, और इसको मैं स्टोर करूंगा fMRI ऑब्जेक्ट में। तो ये मैंने लोड कर लिया है। फिर अभी जो है हम देखते हैं इसमें कौन से कॉलम्स है। fMRI डॉट हेड, और मेरे पास सब्जेक्ट कॉलम है, टाइम पॉइंट, इवेंट, रीजन और सिग्नल। तो अगर मैं देखना चाहूँगा पूरे कितने रोज है और कितने कॉलम्स है, मैं एक बार fMRI डॉट शेप यूज़ करके देखता हूँ इस पर, और ये मुझे बता रहा है कि पूरे जो है 1064 रोज है इस डेटा सेट में और 5 जो है कॉलम है इसमें। फिर इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक लाइन प्लॉट बनाना है टाइम पॉइंट और सिग्नल के बीच में। टाइम पॉइंट जाएगा x एक्सिस पे, सिग्नल जाएगा y एक्सिस पे। लाइन प्लॉट बनाने के लिए हमने देखा है कि SNS डॉट लाइन प्लॉट लिखना है यहाँ पे, और x एक्सिस पे मुझे टाइम पॉइंट को मैप करना है बस। तो जिस भी कॉलम को मैं x एक्सिस पे मैप कर रहा है उस कॉलम का नाम यहाँ पे दे रहा हूँ। फिर इसके बाद सिग्नल जाएगा y एक्सिस पे, तो y इज इक्वल टू सिग्नल लिखूंगा मैं, और ये दोनों कॉलम आ रहे हैं fMRI डेटा से। तो यहाँ पे मैं सेट कर दूंगा डेटा इज इक्वल टू fMRI। फिर फाइनली यहाँ पे मैं plt डॉट शो लिखूंगा, और जब मैं रन पे क्लिक करूंगा मेरा जो है रिजल्ट आ जाएगा। और आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा सुंदर सा लाइन प्लॉट यहाँ पे बन गया है। तो आप देख रहे हो कि लाइन प्लॉट का एक इंटरेस्टिंग पैरामीटर ये है, या फिर सीबॉर्न का इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि आपको लेबल्स जो है खुद से देने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने मैटप्लॉटलिब के साथ देखा था, मैटप्लॉटलिब के लिए हमें जो है ये x लेबल और y लेबल खुद से देना पड़ता था। जब आप लेकिन सीबॉर्न के साथ काम करते हो ये सब जो है ऑटोमेटिक हो जाता है। तो बहुत सारे एडिशनल फीचर्स जो है आपको सीबॉर्न में मिल जाता है, और सीबॉर्न का सिंटेक्स जो है थोड़ा सा ज़्यादा आसान है जब आप मैटप्लॉटलिब से इसको कंपेयर करते हो। तो वही हमारा जो है ये लाइन प्लॉट बन चुका है। इन्फरेंस सेम है, 0 से लेकर 5 सेकेंड तक जो है आप देख रहे हो सिग्नल का वैल्यू बढ़ रहा है। 5 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड तक आप देख रहे हो सिग्नल का वैल्यू घट रहा है। फिर 10 से लेकर 17.5 तक फिर से जो है थोड़ा थोड़ा जो है बढ़ना स्टार्ट हुआ है, फिर स्टेबलाइज हो जाएगा सिग्नल का वैल्यू यहाँ पे। इसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हैं हम लोग। तो हमारे पास इस fMRI डेटा सेट में एक कॉलम है इवेंट करके, और 2 इवेंट है हमारे पास, स्टिम और क्यू। तो मुझे जो है इन दोनों इवेंट्स के लिए 2 अलग अलग लाइन चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उस कॉलम को जो है मैं ह्यू पैरामीटर पे मैप कर दूंगा। तो इस कमांड को अगर आप देख रहे हो, पूरा कमांड जो है सेम है, x y डेटा सेम है। इसके बाद मैं बस एक नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जो कि ह्यू। ह्यू बेसिकली आपके लाइन प्लॉट के कलर को डिटरमिन करता है, और मैं देख रहा हूँ कि ये लाइन का कलर जो है इवेंट कॉलम डिटरमिन करेगा। और क्योंकि इवेंट कॉलम में 2 कैटेगरी है, स्टिम हो गया है, क्यू हो गया है। और आप देख रहे हो जो ब्लू कलर का लाइन है वो स्टिम इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ऑरेंज कलर का लाइन है वो क्यू इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रहा है। तो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का लाइन है जो हमने पिछली बार देखा था, 0 से 5 तक जो है रेज है, फिर उसके बाद जो है घट रहा है 5 to 10, फिर स्टेबलाइज हो रहा है, ये स्टिम के लिए है। फिर क्यू का ऐसे ही है, लेकिन ये जो ग्रोथ है ये ग्रोथ उतना बड़ा नहीं है। तो क्यू का जो आप ग्रोथ देख रहे हो यहाँ पे, ये 0 से लेकर 0.05 तक ही जाता है, फिर ये जो है 0 के बिलो आ जाता है, फिर यहाँ पे फिर से जो है 0 पे स्टेबलाइज हो जाता है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। और अगर यहाँ पे आप 10 सेकेंड्स के बाद देखो तो आप देख रहे हो कि स्टिम का जो है सिग्नल वैल्यू 0 के नीचे आ जाता है, बट क्यू का जो है 0 पे स्टेबल होता है। तो ये काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग एनालिसिस हमको यहाँ पे पता चल रहा है। यहाँ पे हम लोग वही चीज़ जो है फिर से लिखेंगे, SNS डॉट लाइन प्लॉट। मैं पूरा कमांड इसलिए फिर से लिख रहा हूँ ताकि जो है आपको कमांड्स की प्रैक्टिस हो। तो आपको खुद से जो है ये कमांड्स टाइप करना सीखना पड़ेगा, ताकि जो है आपको बार बार गूगल करना ना पड़े। SNS डॉट लाइन प्लॉट, एक्स एक्सिस पे मैं टाइम पॉइंट मैप कर रहा हूँ, y एक्सिस पे जो है मुझे सिग्नल को मैप करना पड़ेगा, डेटा है fMRI, फिर इसके बाद नया जो पैरामीटर है ह्यू। और ह्यू में आप देख रहे हो ये जो मेरा इवेंट कॉलम है, इवेंट कॉलम को मैप करूंगा। यहाँ पे मैं इवेंट लिखूंगा
फिर इसके बाद plt.show यूज करूंगा मैं। रन पे क्लिक कर रहा हूं और आप देख रहे हो जो हमने प्रेजेंटेशन में रिजल्ट देखा था वही रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे जो सिग्नल का रेज है 0 to 5 स्टिम का बहुत ज्यादा है, फिर जो घटन है वो घट भी जो है बहुत ज्यादा रहा है। इसके बाद हमारे पास और एक पैरामीटर आ गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्टाइल। तो स्टाइल जो है ये लाइन का स्टाइल डिटरमिन करेगा। तो यहाँ पे दो लाइन है स्टिम और क्यू, और मैं चाहता हूं फिर से जो है ये लाइन का स्टाइल इवेंट से डिटरमिन हो। तो आप देख रहे हो ये जो स्टिम इवेंट है वो सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है और जो क्यू इवेंट है वो डैश्ड लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इसी कमांड को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। फिर इसके बाद मुझे एक नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो कि होगा स्टाइल, और स्टाइल पे मैं इवेंट कॉलम मैप कर रहा हूं। और आप देख रहे हो ये जो ब्लू कलर का स्टिम इवेंट है वो सॉलिड लाइन है और जो क्यू है ये डैश्ड लाइन है। इसके बाद और एक पैरामीटर आ जाता है, वो है मार्कर्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एग्जैक्टली कौन से टाइम पॉइंट पे एग्जैक्ट सिग्नल वैल्यू क्या है। अगर मुझे वो चाहिए तो मैं मार्कर्स ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे। तो बस मुझे जो है मार्कर्स इज इक्वल टू ट्रू सेट करना है, फिर जो है हो जाएगा। और ये मार्कर्स भी जो आप देख रहे हो वो भी दोनों के लिए अलग अलग है। तो जो स्टिम इवेंट है उसके लिए मार्कर आपको एक सॉलिड सर्कल दिख रहा है, और जो क्यू इवेंट है उसके लिए मार्कर आपको एक क्रॉस दिख रहा है। तो ये भी आप जो है कर सकते हो। यहाँ पे बस मुझे ये वाली जो कमांड है उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फिर इसके बाद एक एडिशनल पैरामीटर मुझे ऐड करना है जो कि है मार्कर्स, और मार्कर्स इज इक्वल टू ट्रू सेट करूंगा मैं। फिर plt.show, आप देख रहे हो मैंने जो है मार्कर्स यहाँ पे ऐड कर दिया। अभी हम देखेंगे बार प्लॉट के साथ काम कैसे करना है। तो जब हम मैटप्लॉटलिब के साथ काम कर रहे थे हमने सीखा था कि एक बार प्लॉट जो है कैटेगोरिकल वैल्यूज का विजुअलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। तो वही चीज जो है हम इस बार भी करेंगे। तो हमारे पास एक पोकेमॉन डेटा सेट है और इस पोकेमॉन डेटा सेट पे हम लोग जो है ये बार प्लॉट बनाएंगे। तो अगर हमें कोई डेटा सेट लोड करना है तो हमें ऑब्वियसली पांडास की जरूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट पांडास एज pd। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे हमने ग्रिड ऐड किया है। तो यहाँ पे एक सेट मेथड है, तो मैं लिखूंगा sns.set, उसके अंदर एक पैरामीटर है स्टाइल, और स्टाइल को मैं सेट करूंगा वाइट ग्रिड। तो ये जो वाइट ग्रिड देख रहे हो आप इस बार प्लॉट के पीछे, उसको मैंने इस वाले मेथड से सेट किया है। आगे बढ़ते हुए हम लोगों को जो फाइल चाहिए जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं उसको लोड करेंगे। और क्योंकि ये CSV फाइल है और हम जानते हैं कि CSV फाइल को लोड करना है तो हमें लिखना पड़ेगा pd.read_csv। इसके अंदर मैं फाइल का नाम दे रहा हूं जो कि है pokemon.csv। फिर जो मेरा रिजल्ट होगा उसको मैं पोकेमॉन ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहा हूं। फिर इस पोकेमॉन डेटा फ्रेम में मेरे पास ये दो कॉलम है, एक्चुअली बहुत सारे कॉलम है। उन बहुत सारे कॉलम्स में से मैं जो है इन दोनों कॉलम के बीच एक बार प्लॉट बनाना चाह रहा हूं। तो ये जो लेजेंडरी कॉलम है, इस लेजेंडरी कॉलम ये आपको बता रहा है कि पोकेमॉन लेजेंडरी है कि नहीं है। तो अगर पोकेमॉन लेजेंडरी है तो उनका स्पीड क्या रहेगा, और अगर पोकेमॉन लेजेंडरी नहीं है तो उनका स्पीड क्या रहेगा। तो इस लेजेंडरी कॉलम को मैं एक्स एक्सिस पे मैप कर रहा हूं, स्पीड को मैं वाई एक्सिस पे मैप कर रहा हूं। और ये दोनों कॉलम कहाँ से आ रहे हैं, पोकेमॉन डेटा फ्रेम से आ रहा है। और ऑब्वियसली मुझे बार प्लॉट बनाना हो तो मेथड कौन सा यूज कर रहा हूं मैं, बार प्लॉट, sns.barplot लिखूंगा, उसके अंदर मैं ये तीनों पैरामीटर दूंगा। और आप यहाँ पे देख रहे हो 0 और 1। 0 का मतलब है कि पोकेमॉन नॉट लेजेंडरी है, 1 का मतलब है कि पोकेमॉन लेजेंडरी है। तो आपको क्लियर कट पता चल रहा है कि जो लेजेंडरी पोकेमॉन्स है उनका स्पीड नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन से काफी ज्यादा है इन जनरल। तो यहाँ पे देख रहे हो मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन वो कुछ 62 या 63 के आसपास है। और यहाँ पे देख रहे हो एक आपको पोकेमॉन है, एक लेजेंडरी पोकेमॉन है जिसका स्पीड 100 से भी ज्यादा है, और इन जनरल जो है वो शायद से 60 और 100 के बीच में जो है ज्यादा रहेंगे। तो ये जो है आपको पता चल रहा है कि पोकेमॉन जो लेजेंडरी है वो बहुत ज्यादा तेज है जब
आप उनको नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन से कंपेयर करते हो। अभी हम बार प्लॉट बनाएंगे। यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देता हूं, बार प्लॉट। तो दोस्तों मुझे बताइए, आप लोगों में से कितने लोगों ने पोकेमॉन एक्चुअली देखा है? तो बचपन में मैं तो पोकेमॉन का बहुत बड़ा फैन था। तो अगर आपको भी पोकेमॉन अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर दीजिए बिग फैन ऑफ पोकेमॉन करके। फिर इसके बाद क्योंकि मुझे डेटा सेट लोड करना है तो ऑब्वियसली मुझे पांडास की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैं लिखूंगा import pandas as pd। फिर मुझे फाइल लोड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा pd.read_csv। इसके अंदर मैं फाइल का नाम दूंगा जो कि हो जाएगा pokemon.csv, और इसको मैं स्टोर करूंगा पोकेमॉन ऑब्जेक्ट में। तो अभी हम देखते हैं इसमें कौन से कॉलम्स है। pokemon.head मैं लिखूंगा, और आप देख रहे हो कि इसमें ये सभी कॉलम्स है। अगेंस्ट बग, अगेंस्ट डार्क, अगेंस्ट ड्रैगन। तो ये सब जो अगेंस्ट वाले कॉलम है ये आपको बता रहा है कि ये पर्टिकुलर पोकेमॉन इन सभी प्राइमरी टाइप्स के अगेंस्ट कैसे काम करेगा। तो ये जो पोकेमॉन है, देखते हैं इस पोकेमॉन का नाम क्या है। कहीं ना कहीं तो नाम मिल जाना चाहिए। तो एक्चुअली बहुत सारे कॉलम है, तो यहाँ पे अभी ये जो गैप देख रहे हो तो उसमें से जो है कहीं नेम भी होगा। तो ये बग टाइप पोकेमॉन के अगेंस्ट ये वाला पोकेमॉन कैसा है, डार्क टाइप पोकेमॉन के अगेंस्ट ये वाला पोकेमॉन कैसा है, उन सभी का ये रेटिंग आपको बता रहा है। फिर हमें एक्चुअली इन सब से कोई लेना देना नहीं है, हमें बस दो कॉलम पे जो है ध्यान देना है। एक जो है आपका स्पीड कॉलम हो गया, दूसरा जो है इस लेजेंडरी कॉलम हो गया। स्पीड ऑब्वियसली आपको पोकेमॉन का स्पीड बताएगा। इस लेजेंडरी जैसे मैंने आपको बताया, आपको ये पता चलेगा कि पोकेमॉन लेजेंडरी है कि नहीं। अगर 0 है इसका मतलब यह है कि पोकेमॉन लेजेंडरी नहीं है, अगर 1 है इसका मतलब यह है कि पोकेमॉन लेजेंडरी है। तो अभी हम बार प्लॉट बनाते हैं। तो बार प्लॉट के लिए ऑब्वियसली हमें sns.barplot लिखना पड़ेगा। इसमें x एक्सिस पे मुझे मैप करना पड़ेगा इस लेजेंडरी कॉलम को। फिर इसके बाद मुझे y एक्सिस पे मैप करना पड़ेगा स्पीड कॉलम को। फिर इसके बाद मुझे डेटा सेट करना पड़ेगा। डेटा कौन सा है? पोकेमॉन। फिर इसके बाद मुझे ऑब्वियसली शो करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा plt.show, और ये जो है मेरा रिजल्ट आ गया है। तो ऑब्वियसली जो हमने प्रेजेंटेशन में देखा था वही रिजल्ट है यहाँ पे। जो हमारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स है उनका स्पीड जो है नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन से बहुत ही ज्यादा है। इसके बाद हम उसी तरह देख रहे हैं कि लेजेंडरी पोकेमॉन्स और नॉट लेजेंडरी पोकेमॉन्स में वेट का डिफरेंस क्या है। तो इस बार एक्स एक्सिस पे जो है फिर से इस लेजेंडरी आ गया है, और वाई एक्सिस पे जो है हमने वेट इन केजी को मैप किया है। तो आप देख रहे हो कि जो नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन्स है उनका वेट एट मैक्स जो है 50 किलो है, उससे ज़्यादा नहीं है। और जो लेजेंडरी पोकेमॉन्स है आप देख रहे हो कि एक तो पोकेमॉन ऐसा भी है जिसका वेट जो है 250 केजी से भी ज़्यादा है, और यहाँ पे मैक्स जो है आप देख रहे हो ऑब्वियसली 50 केजी से तो ज़्यादा ही है यहाँ पे, और ज़्यादातर आपको 100 और 200 के बीच में मिलेंगे। तो ऑब्वियसली ये आपको पता चल रहा है, भले ही जो है बहुत सारे ये लेजेंडरी पोकेमॉन उनका वेट ज़्यादा हो, बट फिर भी जो है उनका स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए तो हम उनको लेजेंडरी कह रहे हैं यहाँ पे। तो अभी कमांड तो ऑलमोस्ट यही है, बस मुझे जो है वाई एक्सिस पे स्पीड के बदले जो है वेट इन केजी को मैप करना पड़ेगा। तो ये जो है मेरा प्लॉट बन गया है। तो 1 लेजेंडरी पोकेमॉन्स का ऑब्वियसली वेट काफ़ी ज़्यादा है, नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन्स का वेट उतना ज़्यादा नहीं है। फिर इसके बाद मैं जो है फिर से लेजेंडरी और स्पीड के बीच में जो है बार प्लॉट बना रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं कुछ इंटरेस्टिंग कर रहा हूँ। जो हमने लाइन प्लॉट के साथ देखा था, जब हमें जो है एक कॉलम को ह्यू के ऊपर मैप कर रहे थे, इसी तरह जो है हमारे पास जनरेशन कॉलम है। तो पोकेमॉन के जो है आपके पास 7 जनरेशन है, तो इन 7 जनरेशन्स को जो है मैं डिफरेंट कलर्स के साथ रिप्रेजेंट करना चाहूँगा। तो इसलिए जो है मैं जनरेशन को ह्यू पैरामीटर पे मैप कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हो 0 और 1, 0 नॉन लेजेंडरी, 1 लेजेंडरी। तो यहाँ पे आपको नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन्स के डिफरेंट जनरेशन्स के पोकेमॉन्स का जो है बार प्लॉट मिल रहा है। उसी तरह यहाँ पे लेजेंडरी पोकेमॉन्स के
डिफरेंट जनरेशन्स के जो है आपको बार प्लॉट यहाँ पे मिल रहा है। तो ऑब्वियसली स्पीड तो हमारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स का ज़्यादा है ही, यहाँ पे हमारे नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन्स का कम है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन्स में जो है सबसे ज़्यादा स्पीड जनरेशन 1 के है। अगर हम इसमें कंपेयर करें तो लेजेंडरी पोकेमॉन्स में आप देखो तो सबसे ज़्यादा स्पीड जो है ये क्या है, 1 2 3 4 5, तो 5th जनरेशन का जो है लेजेंडरी पोकेमॉन्स में स्पीड सबसे ज़्यादा है। और इसमें सबसे कम देखते हैं तो नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन्स में जो है जनरेशन 2 का स्पीड सबसे कम लग रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो 7th जनरेशन के पोकेमॉन्स है लेजेंडरी में, उनका स्पीड जो है सबसे कम लग रहा है यहाँ पे। तो इस कमांड को मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। वाई एक्सिस पे जो है फिर से स्पीड आ गया है और मुझे एक नया पैरामीटर ऐड करना है जो कि है ह्यू। और ह्यू पे क्या जाएगा, ह्यू पे मैं जनरेशन कॉलम को मैप कर रहा हूँ, plt.show, और ये आप देख रहे हो मेरा जो है अच्छा खासा रिजल्ट बन चुका है। इसके बाद हमारे पास बहुत सारे पैलेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो अभी तक जो भी हमारे डिफ़ॉल्ट पैलेट्स थे, डिफ़ॉल्ट कलर्स थे बार प्लॉट के, वही यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो मान लीजिए हमें कुछ नया पैलेट यूज़ करना है हमारे जो बार्स है उनके लिए, तो हमारे पास एक पैरामीटर है कॉल्ड एज पैलेट। तो ये कुछ डिफ़ॉल्ट पैलेट्स है हमारे पास, ये मतलब मैं बस 3 ही आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन इससे भी जो है ज़्यादा पैलेट्स आपको मिलेंगे। तो ये जो है पैलेट ब्लूज डी करके एक है जहाँ पे आपको ब्लू कलर में मिल जाएंगे। फिर एक रॉकेट करके पैलेट है जहाँ पे ये रॉकेट टाइप का कुछ दिख रहा है आपको, ये जो है तड़कता भड़कता आपको लाल कलर का, वायलेट कलर का दिख रहा है। फिर वी लैग करके एक है, वी लैग में आपको जो है ये मतलब उतने डार्क नहीं है, थोड़े से ये शेडेड कलर्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। तो इनको अभी हम जुपिटर नोटबुक में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पे मैं ह्यूज को हटा देता हूँ और ह्यूज के बदले मैं पैलेट को ऐड करता हूँ। और सबसे पहले जो है मैं ब्लूज डी को देखना चाहूँगा और ये हो गया है मेरा रिजल्ट। तो यहाँ पे जो है आपको शेड्स ऑफ ब्लू दिख रहा है। इसके बाद हम रॉकेट पैलेट को देखेंगे, यहाँ पे मैं रॉकेट लिख देता हूँ और आप देख रहे हो ये मेरा जो है रॉकेट पैलेट के साथ ऐसे कुछ डार्क पर्पल और ये ब्रिक कलर का जो है कलर मुझे मिला। फिर फाइनल था हमारे पास वी लैग, जिससे हमें जो है शेडेड कलर्स मिल रहे थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मुझे जो है ये शेडेड कलर्स मिल गए। अभी हमें मान लीजिए पैलेट भी नहीं चाहिए और डिफ़ॉल्ट कलर्स भी नहीं चाहिए, मुझे दोनों बार्स के लिए जो है एक फिक्स्ड कलर चाहिए, या फिर दोनों बार्स के लिए अगर मैं खुद से कोई कलर देना चाहूँ तो उसके लिए जो है मैं कलर एट्रीब्यूट यूज़ करना चाहूँगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कलर एट्रीब्यूट यूज़ किया मैंने, ऑरेंज सेट कर दिया है और आप देख रहे हो दोनों बार्स के लिए जो है ऑरेंज कलर सेट हो गया है। तो यहाँ पे मैं इसी कमांड को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अभी पैलेट को हटा देता हूँ, यहाँ से मैं कलर यूज़ करता हूँ और मान लीजिए मैं अभी ग्रीन सेट करूँगा। तो आप देख रहे हो दोनों को जो है ग्रीन कलर आ गया। तो मान लीजिए अगर मुझे दोनों को अलग अलग कलर देना है तो यहाँ पे मैं जो है एक लिस्ट ऐसे बनाऊंगा। अभी हम स्कैटर प्लॉट के साथ काम करेंगे। तो स्कैटर प्लॉट अभी इंप्लीमेंट करने के लिए हम आइरिस डेटा के साथ काम करेंगे। तो आइरिस डेटा को फिर से लोड करना पड़ेगा क्योंकि ये CSV फाइल है। यहाँ पे हम लिखेंगे pd.read_csv। इसमें हम फाइल का नाम देंगे जो कि होगा iris.csv। इसको हम iris ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे। फिर हम iris.head को कॉल करेंगे और यहाँ पे जो है हमें हमारा डेटा फ्रेम मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये सभी कॉलम्स है, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल विड्थ और स्पीशीज। तो हमारे पास 3 स्पीशीज होते हैं जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं, सेटोसा, बोर्सिकलर और वर्जिनिका। और अगर हमें स्कैटर प्लॉट बनाना है तो हमें लिखना पड़ेगा sns.scatterplot और x एक्सिस पे मैं सेपल लेंथ को मैप कर रहा हूँ, y एक्सिस पे मैं पेटल लेंथ को मैप कर रहा हूँ। तो ये जो दोनों कॉलम है सेपल लेंथ को मैं x एक्सिस पे मैप कर रहा हूँ, पेटल लेंथ को मैं y एक्सिस पे मैप कर रहा हूँ। और ऑब्वियसली ये दोनों कॉलम जो है आइरिस डेटा सेट से आ रहा है।
और ये जो है मेरा सुंदर सा स्कैटर प्लॉट बन गया। और आप देख रहे हो जैसे जैसे सेपल लेंथ का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है पेटल लेंथ का भी वैल्यू बढ़ रहा है। तो आप कह सकते हो कि सॉर्ट ऑफ जो है लीनियर रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। तो एक मैं कमेंट ऐड कर देता हूं यहाँ पे, स्कैटर प्लॉट, और हम हमारा जो फाइल है आयरिस वाला उसको लोड कर देंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा pd.read_csv, फिर इसमें फाइल का नाम है iris.csv, फिर इसको मैं स्टोर करूंगा आयरिस ऑब्जेक्ट में। यहाँ पे pd लिखना पड़ेगा मुझे। और अभी iris.head एक बार देख लेते हैं। तो हमारे पास जो है ये सभी कॉलम्स प्रेजेंट है इसमें। अभी इसके बाद मुझे जो एक सिंपल सा स्कैटर प्लॉट बनाना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा sns.scatterplot। x पे मैं सेपल लेंथ को मैप कर रहा हूं, x पे लिख दूंगा सेपल लेंथ। फिर y एक्सिस पे मैं पेटल लेंथ को मैप कर रहा हूं, यहाँ पे लिख दूंगा पेटल लेंथ। और ये दोनों कॉलम आयरिस डेटा सेट से आ रहा है तो यहाँ पे मैं आयरिस लिख दूंगा। फिर इसके बाद मुझे आयरिस plt.show लिखना पड़ेगा, ilt.show नहीं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ plt.show। रन पे क्लिक करूंगा, ये यहाँ से डॉट हटा देता हूं मैं फिर से। तो ये जो है मेरा सुंदर सा स्कैटर प्लॉट बन गया है। इसके बाद फिर से जो है मैं ह्यू पैरामीटर यूज कर रहा हूं। और जैसे मैंने आपको बताया है आयरिस डेटा फ्रेम में जो है 3 स्पीशी है, वर्सिकलर, वर्जिनिका और सेटोसा। और मैं चाहता हूं कि इन तीनों स्पीशीज के जो है अलग अलग कलर हो। तो मैं इसलिए जो है स्पीशीज कॉलम को ह्यू एट्रीब्यूट पे मैप कर रहा हूं। स्पीशीज कॉलम को ह्यू एट्रीब्यूट पे मैप करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हो कि मेरे पास ये जो 3 स्पीसी है, सेटोसा, वर्सिकलर और वर्जिनिका। तो आप देख रहे हो कि सेटोसा का जो है सबसे कम सेपल लेंथ और पेटल लेंथ है, वर्सिकलर का पेटल लेंथ और सेपल लेंथ जो है बीच में कहीं है, और सबसे ज्यादा जो सेपल लेंथ और पेटल लेंथ के वैल्यूज है वो है वर्जिनिका के। तो यहाँ पे मैं इसी कमांड को जो है कॉपी करके यहाँ पे एक बार पेस्ट कर लेता हूँ। फिर इसके बाद मुझे यूज करना पड़ेगा ह्यू, और ह्यू में मैप करूंगा मैं स्पीशीज, यहाँ पे स्पीशीज लिख देता हूँ। रन करते हैं अभी इसको, और आप देख रहे हो एक्स एक्सिस पे सेपल लेंथ है, वाई एक्सिस पे पेटल लेंथ है। और यहाँ पे आप देख रहे हो 3 कलर, ब्लू सेटोसो का डिटर्मिन करता है, ऑरेंज जो है वर्सिकलर को डिटर्मिन करता है, और ग्रीन वर्जिनिका को डिटर्मिन करता है। इसके बाद अगर मान लीजिए मुझे जो है ह्यू पे एक कैटेगोरिकल कॉलम नहीं, एक न्यूमेरिकल कॉलम से जो है रिप्रेजेंट करना हो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैं जो है ह्यू को पेटल लेंथ के साथ रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। मतलब जैसे जैसे पेटल लेंथ का वैल्यू बढ़ता है मुझे जो है ऐसे ऐसे जो है उसका इंटेंसिटी इंक्रीज करना है। तो इसलिए जो है मैं पेटल लेंथ को ह्यू पे मैप कर रहा हूँ, और आप देख रहे हो यहाँ पे जो है पेटल लेंथ का वैल्यू जैसे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डॉट्स जो है बढ़ते जा रहे हैं। तो इंटेंसिटी इनिशियली जब पेटल लेंथ की वैल्यू कम है, इन डॉट्स की इंटेंसिटी कम है। और यहाँ पे जब आप टॉप पे जाते हो आप देख रहे हो कि इन पॉइंट्स की जो है इंटेंसिटी वो भी जो है काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ह्यू पे अभी मैं स्पीशीज के बदले जो है पेटल लेंथ को मैप करना चाहूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा पेटल डॉट लेंथ, और ये आप देख रहे हो कि जैसे जैसे जो है पेटल लेंथ का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे ही जो है इंटेंसिटी ऑफ द डॉट्स भी बढ़ रहा है। अभी हम लोग हिस्टोग्राम के बारे में सीखेंगे। तो जब हम सीबॉर्न के साथ काम करते हैं तो हमें डायरेक्टली जो है हिस्टोग्राम नहीं मिलता है, हमारे पास एक स्पेशल टाइप का प्लॉट है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट कहते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट में आपको एक हिस्टोग्राम भी मिलेगा, और हिस्टोग्राम के साथ साथ आपको एक फ्रीक्वेंसी कर्व भी मिलेगा। तो जब आप ये हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी कर्व को जोड़ते हो तो यू विल गेट समथिंग कॉल्ड एज अ डिस्ट प्लॉट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। और हम इस डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट के साथ काम करने के लिए डायमेंस डेटा फ्रेम यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो हम करते आ रहे हैं, diamonds.csv को लोड करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग लिखेंगे
pd.read_csv। इसके अंदर मैं जो मेरा CSV फाइल है उसका नाम दूंगा, यहाँ पे diamonds.csv हो जाएगा। उसको मैं स्टोर करूंगा डायमंड्स वाले ऑब्जेक्ट में। फिर उसके बाद मेरे पास जो पहले 5 रिकॉर्ड्स है उनको देखना चाहूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा diamonds.head। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये सब जो है मेरे पास कॉलम्स है, कैरेट, कट, कलर, क्लैरिटी, डेप्थ, टेबल, प्राइस, एक्स, वाई और जेड। तो ये सब एक्चुअली कॉलम्स के बारे में उतना ज़्यादा हम जो है ये उसको छोड़ देंगे। उतना ज़्यादा जो है आप डेप्थ में मत जाइए कि कॉलम्स एग्जैक्टली ये सब क्या है। तो हमें बस ये जो है डेटा फ्रेम हमें विजुअलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ये जो प्राइस कॉलम दिख रहा है, मुझे ये प्राइस कॉलम का जो है डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। और जब भी मुझे एक न्यूमेरिकल कॉलम का डिस्ट्रीब्यूशन देखना होता है, मेरा बेस्ट ऑप्शन होता है हिस्टोग्राम या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो उससे बढ़िया तो और कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जो है मैं यहाँ पे एक डिस्ट प्लॉट यूज करूंगा और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ sns.distplot। इसके अंदर मैं डायरेक्टली सबसे पहले तो डेटा फ्रेम का नाम दूंगा जो कि हो जाएगा डायमंड्स, फिर पेरेंथेसिस में मैं कॉलम का नाम दूंगा जो कि है प्राइस। तो इस तरह से जो है मुझे ये जो डायमंड्स का प्राइस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है। और ये जो प्राइस दिख रहा है ये जो है आपको थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में है। तो जो ज़्यादातर डायमंड्स है उनका प्राइस जो है आपको 0 और शायद से $2000 के बीच में मिलेगा। और काफ़ी कम डायमंड्स है जिनका प्राइस जो है $20,000 के आसपास है। तो शायद से आपको 1 या 2 ऐसे डायमंड मिलेंगे जिनका कॉस्ट जो है $20,000। तो आप समझ रहे हो 20,000 रुपये भी नहीं, $20,000 जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी जाके हम जो है ये खूबसूरत सा हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो फिर से जो है मुझे रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम matplotlib import pyplot as plt। इसके बाद मुझे सीबॉन को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा import cbon as sns। फिर मुझे जो अपना फाइल लोड करना है उसके लिए मुझे पांडास की भी ज़रूरत पड़ेगी। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा import pandas as pd। क्योंकि ये CSV फाइल है मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा pd.read_csv। फिर इसके अंदर मैं फाइल पास कर दूंगा जो कि हो जाएगा diamonds.csv और इसको मैं स्टोर करूंगा डायमंड्स ऑब्जेक्ट में। और मैं फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स देखना चाहूँगा। तो फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स देखने के लिए मुझे बस लिखना होगा यहाँ पे diamonds.head और देख रहे हो कि मेरे पास ये सभी कॉलम है, कैरेट, कट, कलर, क्लैरिटी, डेप्थ, टेबल, प्राइस, एक्स, वाई, जेड। तो ये सभी जो है बेसिक चीज़ें मुझे पता चल गए। फिर इसके बाद मुझे बस ये जो प्राइस कॉलम है उसका जो है वेरिएशन देखना है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे sns.distplot लिख देता हूँ। इसके अंदर मुझे डेटा फ्रेम का नाम लिखना पड़ेगा जो कि हो जाएगा डायमंड्स। इसके अंदर मुझे कॉलम का नाम लिखना पड़ेगा जो कि हो जाएगा प्राइस। इसके बाद मैं बस plt.show करूँगा और इससे जो है मुझे मेरा प्लॉट मिल जाएगा। और ये खूबसूरत सा जो है डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट मुझे मिल चुका है। फिर इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया है डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट में जो है आपको हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अगर मान लीजिए मुझे बस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ही देखना है, ये जो कर्व है फ्रीक्वेंसी कर्व है उसी को देखना है, मुझे हिस्टोग्राम नहीं चाहिए, तो मेरे पास ये जो हिस्ट पैरामीटर है उसको यूज करूंगा और हिस्ट पैरामीटर को मैं फॉल्स कर दूंगा। तो इस तरह से जो है मुझे बस फ्रीक्वेंसी कर्व मिलेगा और हिस्टोग्राम नहीं मिलेगा। तो अभी मैं इसी चीज को जो है कॉपी करता हूँ। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं सेट करूंगा hist is equal to false और यहाँ पे देख रहे हो इन दोनों में डिफरेंस आप देख रहे हो। यहाँ पे मुझे हिस्टोग्राम के साथ साथ ये फ्रीक्वेंसी कर्व भी मिल रहा है, यहाँ पे मेरे पास बस ये फ्रीक्वेंसी कर्व है। फिर अगर मुझे एक नया कलर ऐड करना हो इसके लिए तो मैं बस कलर पैरामीटर यूज करूंगा और जो भी मुझे कलर अच्छा लगता हो वो वाला कलर जो है असाइन कर दूंगा मैं। sns.distplot इसके अंदर हो जाएगा डायमंड्स, फिर
प्राइस पास कर दूंगा। इसके बाद मुझे कलर सेट करना है, तो मान लीजिए मुझे रेड कलर सेट करना है, तो मैं बस ये यहाँ पे रेड लिख दूंगा। फिर plt.show, और अभी इस चीज़ को हम रन करेंगे और आप देख रहे हो ये जो है मेरा फिर से खूबसूरत सा जो है हिस्टोग्राम बन चुका है, जहाँ पे मैंने कलर चेंज कर दिया है। मान लीजिए मुझे रेड के अलावा और कुछ चाहिए, वो भी मैं कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे पर्पल देता हूँ, तो यहाँ पे जो है मुझे पर्पल कलर का हिस्टोग्राम और हिस्टोग्राम ऑफ फ्रीक्वेंसी का कॉम्बिनेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट मिल चुका है यहाँ पे। फिर मेरे पास जो है दो और पैरामीटर है यहाँ पे। ये जो KD देख रहे हो, KD से जो है हम जो फ्रीक्वेंसी कर्व है उसको हम हटा सकते हैं। तो दो पैरामीटर है, हिस्ट पैरामीटर है जिसके साथ हम हिस्टोग्राम को हटा सकते हैं, KD है जिसके साथ हम जो है हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व को हटा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जब KDE इज इक्वल टू फॉल्स यूज करूंगा, आप देख रहे हो कि जो मेरा फ्रीक्वेंसी कर्व है वो हट गया। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ बिन्स है, तो अगर आप पिछले वाले हिस्टोग्राम में देखो, आप देख रहे हो कि वो जो है बहुत ही ज्यादा वेरिएशन है, मतलब काफी छोटे छोटे साइज के बिन्स है। अगर मान लीजिए मुझे उतना ज्यादा वेरिएशन नहीं देखना है और मुझे बस जो है काफी बड़े बड़े वाले बिन्स चाहिए, तो वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो नंबर ऑफ बिन्स को जो है यहाँ पे सेट कर सकता हूँ मैं। इस चीज को कॉपी कर लेता हूँ मैं अभी। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगा KDE इज इक्वल टू फॉल्स। फिर इसके बाद मुझे जो है नंबर ऑफ बिन्स सेट करना है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे, तो मुझे उतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, तो मैं मान लीजिए बस बिन्स इज इक्वल टू 20 सेट करके दिखाता हूँ पहले आपको। तो 20 बिन्स के साथ जो है ये ऐसे दिखता है। 20 के बाद और थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इसको 15 करते हैं हम। तो देख रहे हो 15 के साथ और थोड़ा सा वाइड हो गया। अभी 10 करके दिखाते हैं, तो जो है और ही वाइड हो गया है ये। अभी इसको मान लीजिए मैं बस 5 करता हूं, तो देख रहे हो आपके पास बस 5 है, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से जो है आप नंबर ऑफ बिन्स को वेरी कर सकते हो। अभी तक जो है हम हमारा जो प्लॉट था उसको वर्टिकली बना रहे थे, सॉरी हॉरिजॉन्टली बना रहे थे। हॉरिजॉन्टली इन द सेंस था जो हमारा प्लॉट था वो एक्स एक्सिस पे था। तो अगर मुझे मेरा प्लॉट एक्स एक्सिस पे नहीं वाई एक्सिस पे चाहिए, तो मैं बस यहाँ पे वर्टिकल इज इक्वल टू ट्रू कर दूंगा। और जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे जब मैंने वर्टिकल इज इक्वल टू ट्रू सेट किया है, आप देख रहे हो कि ये वाला जो प्लॉट है, ये वाला प्लॉट वाई एक्सिस पे आ गया है यहाँ पे। तो अभी जो प्राइस का जो आप देख रहे हो, प्राइस जो है आपको वाई एक्सिस पे दिखेगा और एक्स एक्सिस को आपको जो है इनका डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा यहाँ पे। तो मुझे बस इसी चीज को कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं वर्टिकल इज इक्वल टू ट्रू सेट कर दूंगा और आप देख रहे हो ये जो हिस्टोग्राम है अभी मेरे वाई एक्सिस पे आ गया है। अभी हम जॉइंट प्लॉट के साथ काम करेंगे। तो जॉइंट प्लॉट फिर से जो है दो ज्योमेट्रीज का कॉम्बिनेशन है। जॉइंट प्लॉट में आपको स्कैटर प्लॉट भी मिलेगा और हिस्टोग्राम भी मिलेगा। तो इसके लिए मैं फिर से आयरिस डेटा फ्रेम के साथ काम करूंगा। तो सबसे पहले आयरिस डेटा फ्रेम लोड कर लेते हैं, pd.read_isv। फिर इसको जो है आयरिस में स्टोर करूंगा, iris.head। यहाँ पे मुझे आयरिस में जो है जो भी मेरे रिकॉर्ड्स है वो सभी दिख जाएंगे। फिर जॉइंट प्लॉट बनाने के लिए मैं लिखूंगा sns.joint_plot। फिर इसमें आप देख रहे हो 3 पैरामीटर है। पहला पैरामीटर एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे सेपल लेंथ मैप कर रहा हूँ, वाई एक्सिस पे पेटल लेंथ मैप कर रहा हूँ, और ये दोनों कॉलम जो है आयरिस डेटा सेट से आ रहा है। तो यहाँ पे जो है मेरा सिंपल सा स्कैटर प्लॉट बन गया। बट आप ऊपर और राइट साइड देखो तो ये स्कैटर प्लॉट के साथ जो है आपको हिस्टोग्राम भी दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जो ये हिस्टोग्राम देख रहे हो, यहाँ पे ये वाला हिस्टोग्राम जो है सेपल लेंथ के लिए है, और राइट साइड पे आप जो हिस्टोग्राम देख रहे हो वो वाला हिस्टोग्राम पेटल लेंथ के लिए है। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा स्कैटर प्लॉट भी मिल रहा है, जिससे आपको जो है पता चल रहा है इन दोनों के बीच में जो है रिलेशन कैसा है। और यहाँ पे आपको जो है इंडिविजुअल वेरिएशन भी पता चल रहा है। यहाँ पे आपको ऊपर जो है सेपल लेंथ का वेरिएशन कैसे हो रहा है वो भी पता चल रहा है, और यहाँ पे राइट साइड पे जो है आपको पेटल लेंथ का वेरिएशन कैसे हो रहा है वो भी आपको पता चल रहा है। तो अभी मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ, जॉइंट प्लॉट
फिर यहाँ पे SNS डॉट जॉइंट प्लॉट लिखूंगा। उससे पहले तो मुझे आयरिस एक बार फिर से लोड करना पड़ेगा, वो एक बार मैं लोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आयरिस इज इक्वल टू PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। फिर इसके अंदर मैं iris डॉट CSV लिखूंगा। इसको मैं रन करता हूँ एक बार, तो ये SNS डॉट जॉइंट प्लॉट हो गया है। फिर इसमें जो है मुझे एक्स एक्सिस पे मैं सेपल लेंथ को मैप कर देता हूँ और वाई एक्सिस पे मैं पेटल लेंथ को मैप कर देता हूँ, पेटल डॉट लेंथ। इसके बाद डेटा ऑब्वियसली आयरिस डेटा सेट से आ रहा है, मुझे बस शो करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे plt डॉट शो लिख देता हूँ। फिर रन करते हैं अभी इस चीज़ को। तो ये जो है अच्छा खासा जॉइंट प्लॉट बन गया। बीच में जो है स्कैटर प्लॉट है इन दोनों के बीच में। ऊपर आपको सेपल लेंथ का हिस्टोग्राम दिख रहा है, राइट साइड पे आपको पेटल लेंथ का हिस्टोग्राम दिख रहा है। उसके बाद अगर मुझे कलर चेंज करना हो एक जॉइंट प्लॉट का, वो भी मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली जो है बस कलर इज इक्वल टू ऑलिव, तो ऑलिव करके जो एक कलर है, जो एक्चुअली अगर आप पोपाई कार्टून देखते थे तो उसमें भी जो है ऑलिव करके एक कैरेक्टर थी, तो उसी चीज़ को जो है यहाँ पे मैंने सेट किया है और ये जो है मेरा कलर आ गया है यहाँ पे। तो इसी कमांड को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे कलर इज इक्वल टू, मैं और कुछ करना चाहता हूँ, मान लेता है मैं पिंक देता हूँ यहाँ पे। तो आप देख रहे हो ये मेरा पिंक कलर आ गया, बट पिंक कलर जो है काफ़ी लाइट दिख रहा है, तो पिंक को चेंज करके मैं ब्राउन कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा डार्क लगे। तो यहाँ पे ब्राउन जो है आपको फिर से रेड और पिंक टाइप का दिख रहा है, तो शायद से जो है मतलब पाइथन में ब्राउन जो है कुछ अलग ही लेता होगा, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया यहाँ पे। फिर इसके बाद हमारे पास एक एक्स्ट्रा पैरामीटर है जो कि है काइंड। तो हमारा जो जॉइंट प्लॉट बनता है उसको जो है उसमें हम नए नए चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर मुझे एक रिग्रेशन लाइन ऐड करना है मेरे स्कैटर प्लॉट के थ्रू और मेरे हिस्टोग्राम्स के थ्रू, तो मैं काइंड इज इक्वल टू REG सेट करूंगा। तो यहाँ पे REG का मतलब क्या है, रिग्रेशन। तो यहाँ पे स्कैटर प्लॉट और हिस्टोग्राम्स के थ्रू एक रिग्रेशन लाइन आ जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे सेपल लेंथ और पेटल लेंथ के थ्रू ये रिग्रेशन लाइन आ गया। तो ये आपको क्लियरली बता रहा है कि जो है लीनियर रिलेशनशिप है सेपल लेंथ और पेटल लेंथ के बीच में। यहाँ पे आपको जो है एक रिग्रेशन लाइन आ गया है यहाँ पे, और ये लाइन जो है आपको यहाँ पे एक बेल कर्व टाइप का है, तो ऊपर जो है आपका एक मैक्स टाइप का लग रहा है और यहाँ पे फ्लैट है, फिर से कम हो रहा है। यहाँ पे जो है राइट साइड आपको 2 बेल कर्व दिख रहा है ये पेटल लेंथ के लिए। तो फिर से मैं इसी चीज़ को कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे ऐड करता हूँ और इसके बाद मुझे काइंड इज इक्वल टू REG सेट करना होगा और अभी जो है मेरा प्लॉट प्रिंट हो जाएगा। तो आप देख रहे हो मैंने जो है यहाँ पे ये रिग्रेशन लाइन ऐड कर दिया है। अभी हम बॉक्स प्लॉट के बारे में सीखते हैं। तो मैटप्लॉटलिब ने हमें सीखना था कि बॉक्स प्लॉट जो है एक कैरेक्टर वेरिएबल और एक न्यूमेरिकल वेरिएबल में यूज होता है। तो कैरेक्टर या कैटेगोरिकल और एक न्यूमेरिकल के बीच में जो है हम बॉक्स प्लॉट नॉर्मली यूज करते हैं, और हमारा जो कैटेगोरिकल वेरिएबल है वो एक्स एक्सिस पे आता है और जो न्यूमेरिकल वेरिएबल है वो वाई एक्सिस पे आता है, और ये जनरली मल्टीवेरिएट विजुअलाइजेशन के लिए यूज करते हैं हम। तो अभी हम बॉक्स प्लॉट बनाने के लिए हमारे पास एक डेटा सेट है कस्टमर चर्न करके, तो अभी हम इसको लोड कर देंगे। तो फाइल का नाम है churn.csv और हम लोड कर रहे हैं इसके थ्रू pd.read_csv लिखूंगा। इसके अंदर मैं फाइल का नाम लिखूंगा जो कि है churn.csv, और इसको मैं स्टोर कर रहा हूँ इस वाले ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट का नाम फिर से दे रहा हूँ churn। और इसके बाद अगर मुझे पहले 5 रिकॉर्ड देखने हो तो मैं लिखूंगा churn.head, और यहाँ पे मुझे ये सभी कॉलम्स दिख रहे हैं। ये सभी कॉलम्स नहीं, आपको बस जो ब्रीफ कॉलम्स है, जो कुछ कॉलम्स है उसका स्नैपशॉट यहाँ पे दिखाया गया है, बट इससे भी ज्यादा कॉलम्स है यहाँ पे, और आपको पहले 5 रिकॉर्ड दिख रहे हैं। और ये जो रिकॉर्ड्स है इसमें, इनमें से जो है मुझे टेन्योर कॉलम और चर्न कॉलम के बीच में एक बॉक्स प्लॉट बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, SNS.boxplot लिखूंगा
चर्न को मैं एक्स एक्सिस पे मैप करूंगा, टेन्योर को मैं वाई एक्सिस पे मैप करूंगा और डेटा पे जो है मैं चर्न डाल दूंगा, क्योंकि ये दोनों कॉलम ऑब्वियसली चर्न डेटा से आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं कस्टमर के टेन्योर से ये जानना चाहता हूं कि क्या ये चर्न होगा या फिर नहीं। यहाँ पे चर्न का मतलब ये है कि क्या ये कस्टमर, अगर मान लीजिए ये एक टेलीकॉम कंपनी से है, तो ये टेलीकॉम कंपनी अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा जो कस्टमर है वो मुझे छोड़ के चला जाएगा या फिर नहीं। तो अगर यहाँ यस है, यस का मतलब ये है कि जो है कस्टमर आपको नहीं छोड़ेगा। अगर नो, कस्टमर आपको छोड़ेगा एक्चुअली। अगर नो है, नो का मतलब ये है कि कस्टमर जो है आपको नहीं छोड़ेगा। तो अगर हम इन दोनों बॉक्स प्लॉट्स को देखें तो इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे देख रहे हो नो, तो अगर कस्टमर का टेन्योर इन जनरल ज़्यादा है और यहाँ पे हम जो है हमेशा मीडियन वैल्यू देखते हैं, तो यहाँ पे ये मीडियन वैल्यू ऑफ टेन्योर जो ऑलमोस्ट 40 के करीब है, 40 मंथ्स के करीब है। तो मान लीजिए अगर आपका कस्टमर आपका सर्विस जो है 40 मंथ्स के करीब यूज़ करता है, तो जो है ज़्यादा चांसेस है कि आपका कस्टमर आपको नहीं छोड़ेगा। और यहाँ पे यस, यहाँ पे मीडियन वैल्यू देख रहे हो ये 10 से कम है या फिर ऑलमोस्ट 10 के बराबर है। तो अगर आपका कस्टमर जो है आपका सर्विस 10 मंथ्स या उसके आसपास यूज़ करता है, तो उसके बाद जो है आपके सर्विस को छोड़ने के जो है बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इस तरह का इन्फरेंस जो है हमें बॉक्स प्लॉट बता रहा है। और यहाँ पे ये जो डॉट्स देख रहे हो डार्क वाले, ये जो है आउटलायर्स हो गए। तो आप जो है नॉर्मली ये 50 परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल और 25 परसेंटाइल पे ध्यान दीजिए। ये मैक्स और आउटलायर्स को उनको छोड़ दीजिए। और जनरली जब हम कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन के लिए हम मीडियन वैल्यू यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मीडियन वैल्यू देखिए, ये ऑलमोस्ट 40 मंथ्स के बराबर है। यहाँ पे मीडियन वैल्यू जो है 10 मंथ्स के बराबर है। तो इससे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि अगर कस्टमर जो है आपका सर्विस ज़्यादा समय के लिए यूज़ करता है, तो वो जो है आपको नहीं छोड़ेगा फ्यूचर में। तो अभी हम बॉक्स प्लॉट को जो है जुपिटर नोटबुक में इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉक्स प्लॉट, फिर इसके बाद मुझे शोन डेटा सेट चाहिए, तो मुझे उसको लोड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा pd.read_csv। इसके अंदर मैं फाइल का नाम देता हूँ जो कि हो जाएगा churn.csv, और इसको मैं स्टोर करूँगा एक नए ऑब्जेक्ट में और उस ऑब्जेक्ट का नाम दूंगा churn। फिर मुझे क्या देखना है, मुझे फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स देखना है इस डेटा फ्रेम के। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा churn.head, और यहाँ पे जो है मुझे ये सब कॉलम्स दिख रहे हैं, जेंडर, सीनियर सिटीजन, पार्टनर, टेन्योर और ये सब। तो इसमें से जो है मुझे बस 2 कॉलम पे ध्यान देना है। एक कॉलम हो गया है टेन्योर, जो कि मुझे बता रहा है कितने महीनों से जो है ये कस्टमर मेरे टेलीकॉम सर्विस को यूज़ कर रहा है। चर्न क्या है, चर्न आपको बता रहा है 0 और 1। 0 का मतलब ये है कि आपका कस्टमर जो है चर्न नहीं होगा। 1 का मतलब ये है कि आपका कस्टमर चर्न होगा, मतलब आपके सर्विस को जो है छोड़ देगा। तो मुझे बॉक्स प्लॉट बनाना है, sns.boxplot, और एक्स एक्सिस पे जो है मुझे चर्न को मैप करना है। तो चर्न यहाँ पे C कैपिटल है, तो यहाँ पे जो है मैं सिंगल कोट्स में चर्न लिख देता हूँ। फिर वाई एक्सिस पे जो है मुझे टेन्योर मैप करना है, मैं टेन्योर लिख देता हूँ, और डेटा आ रहा है चर्न से। इसके बाद मुझे बस इसको प्लॉट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं plt.show लिख देता हूँ और रन करते हैं अभी। तो आप देख रहे हो ये जो है मेरा रिजल्ट क्लियरली आ गया है। तो इसी तरह जो है मुझे इस डेटा फ्रेम में से इंटरनेट सर्विस और मंथली चार्जेस के बीच में रिलेशन जानना है। और यहाँ पे आपका इंटरनेट सर्विस जो है वो कैटेगोरिकल कॉलम है, इसलिए उसको मैंने एक्स एक्सिस पे मैप किया है। मंथली चार्जेस आपका न्यूमेरिकल कॉलम है, इसलिए जो है मैंने उसको वाई एक्सिस पे मैप किया है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे अगर कस्टमर जो है DSL यूज़ करता है तो उसके मीडियन मंथली चार्जेस जो है $60 के आसपास है। तो मिनिमम कितना है, तो शायद से एक कोई कस्टमर होगा जो DSL यूज़ कर रहा है और उसके मिनिमम मंथली चार्जेस है 20, और एक कस्टमर है जो कि DSL यूज़ कर रहा है और उसके कुछ मंथली चार्जेस हो रहे हैं ऑलमोस्ट कुछ $100 के आसपास। बट मीडियन जो है, मीडियन इन जनरल जो भी DSL यूज़ कर रहा है
उनका जो मंथली चार्जेस है वो $60 के आसपास ही रहेगा। फिर उसके बाद फाइबर ऑप्टिक आ गया। तो फाइबर ऑप्टिक देखो, तो जो भी कस्टमर जो है फाइबर ऑप्टिक ले रहा है तो उसके इंटरनेट सर्विस के चार्जेस जो है ऑलमोस्ट कुछ 85-90 के आसपास है। मिनिमम वैल्यू आप देखोगे तो मिनिमम वैल्यू कुछ 70 के आसपास होगा, मैक्सिमम वैल्यू 120 के आसपास है। और अगर मान लीजिए कस्टमर इंटरनेट सर्विस अवेल ही नहीं करता है तो आपको क्लियर कट पता चल रहा है कि उसके जो चार्जेस है वो $30 के आसपास रहेंगे। तो $20 और $30 के आसपास के रेंज में है। तो अभी इस चीज़ को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और एक्स एक्सिस पे जो है मुझे इंटरनेट सर्विस को मैप करना है। यहाँ पे मैं इंटरनेट सर्विस लिख दूंगा और वाई एक्सिस पे जो है मुझे मंथली चार्जेस चाहिए, तो इसलिए जो है मैं यहाँ पे मंथली चार्जेस लिख देता हूँ। और डेटा ऑब्वियसली चर्न है, तो आप देख रहे हो ये मेरा खूबसूरत सा बॉक्स प्लॉट भी बन गया। एक्स एक्सिस पे फाइबर ऑप्टिक, वाई एक्सिस पे मंथली चार्जेस। आप देख रहे हो मैक्सिमम मंथली चार्जेस होंगे फाइबर ऑप्टिक के, और ये जो मिनिमम होंगे अगर कोई कस्टमर इंटरनेट यूज़ ही नहीं कर रहा है तो उसके जो है सबसे कम जो है मंथली चार्जेस होंगे। फिर इसके बाद जो हमने पैलेट का कॉन्सेप्ट देखा था बार प्लॉट में, उसी तरह जो है हमारे पास डिफरेंट पैलेट्स है बॉक्स प्लॉट में भी। तो अगर कलर चेंज करना है हमें तो हम डायरेक्टली जो है पैलेट यूज़ करेंगे, और पैलेट में हमारे पास जो है डिफरेंट पैलेट्स है। तो यहाँ पे मैं बस आपको एक पैलेट दिखा रहा हूँ सेट 1 करके। तो अगर मैं सेट 1 यूज़ करूँगा, आप देख रहे हो ये तीनों कलर जो है मेरे पास आ जाएंगे। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं ये पैरामीटर ऐड कर रहा हूँ पैलेट, और पैलेट के अंडर मैं लिख रहा हूँ सेट 1। तो आप देख रहे हो इनिशियली जो कलर्स थे वो ब्लू, ऑरेंज और ये शायद से ग्रीन होगा, वो बदल के जो है अभी रेड, ब्लू और ये कुछ और बन गया। एक्चुअली चेंज करता हूँ मैं इसको, मैं यहाँ पे चर्न और शायद से इसको हम इंटरनेट सर्विस ही रखते हैं, इंटरनेट सर्विस, और यहाँ पे हम टेन्योर लगा देते हैं। देखते हैं रिलेशन कैसा रहेगा इंटरनेट सर्विस और टेन्योर के बीच में। तो आप देख रहे हो इंटरनेट सर्विस और टेन्योर में ज़्यादा आपको कुछ खास जो है फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसमें। और अगर हमें डायरेक्टली जो है कोई कलर असाइन करना है तो यहाँ पे जो है मैं पैलेट को हटा देता हूँ, कलर यूज़ करता हूँ, और कलर जो है मैं मान लीजिए ब्लू सेट कर देता हूँ यहाँ पे। तो आप देख रहे हो सभी को जो है ब्लू वाला कलर असाइन हो गया। इसी तरह अगर मुझे सभी को ऑरेंज असाइन करना है तो मैं यहाँ पे बस कलर इज इक्वल टू ऑरेंज सेट करूँगा। आप देख रहे हो सभी को जो है ऑरेंज कलर असाइन हो गया है। इसके बाद हमारे पास एक पैरामीटर है लाइन विड्थ करके। तो लाइन विड्थ जो है आपकी जो थिकनेस है, बाउंड्रीज है इस बॉक्स का, उसको जो है आप वेरी कर सकते हो, या तो घटा सकते हो या फिर बढ़ा सकते हो। और यहाँ पे जो है ये मैंने थोड़ा सा बदल दिया, यहाँ पे मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट और टेन्योर के बीच में मैंने बॉक्स प्लॉट बनाया है। एक्स एक्सिस पे कॉन्ट्रैक्ट है, वाई एक्सिस पे टेन्योर है। और आप देख रहे हो कि अगर ऑब्वियसली 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है तो इसका मतलब ये कि उसका टेन्योर ज़्यादा होगा। तो आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है डिफरेंट टेन्योर्स होंगे शायद से। तो अगर मंथ टू मंथ टेन्योर है तो मोस्ट प्रॉबेबली जो है, अगर मंथ टू मंथ कॉन्ट्रैक्ट है तो मोस्ट प्रॉबेबली आपका टेन्योर काफ़ी कम रहेगा, 10 महीने के आसपास रहेगा। अगर आपका टेन्योर जो है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर है तो आपका टेन्योर जो है मीडियन 50 मंथ्स के आसपास रहेगा। उसी तरह अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है तो आपका मीडियन टेन्योर जो है कुछ 60 मंथ्स या फिर 65 मंथ्स का रहेगा। इसको कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा मैं। तो मेरे वाई एक्सिस पे तो टेन्योर ही रहेगा, एक्स एक्सिस पे जो है मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता हूँ। रन, ये बॉक्स प्लॉट बन चुका है। अभी थिकनेस को भी चेंज करते हैं। थिकनेस के लिए लाइन विड्थ इज इक्वल टू, मैं 2 करके दिखाता हूँ आपको, तो ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है। इसको 4 करते हैं अभी। तो 4 करते ही आप देख रहे हो कि ये जो बाउंड्री लाइन्स है वो बहुत ही ज़्यादा थिक हो चुके हैं। इसके बाद अगर मुझे ऑर्डर चेंज करना है इन बॉक्सेस का तो वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ।
तो यहाँ पे आप देख रहे हो बाई डिफॉल्ट जो कैटेगरीज है उसी कैटेगरीज के हिसाब से आता है, मंथ टू मंथ, 1 ईयर और 2 ईयर। तो मान लीजिए जो है मुझे ये वाला ऑर्डर नहीं चाहिए, मुझे ऑर्डर में जो है पहले 2 साल वाला चाहिए, फिर मंथ टू मंथ वाला चाहिए, फिर 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो मैं बस यहाँ पे ऑर्डर पैरामीटर यूज करूंगा और यहाँ पे मेरा जो कैटेगरीज का ऑर्डर है वो मैं सेट कर दूंगा। इसको कॉपी कर लेता हूं मैं एक बार, यहाँ पे पेस्ट करता हूं। लाइन विड्थ को जो है हम फिर से हटा देंगे, कलर को भी जो है फिर से हटा देंगे। मुझे ऑर्डर सेट करना है। ऑर्डर में सबसे पहले जो है मैं 1 ईयर डालता हूँ एक्चुअली, फिर इसके बाद मैं मंथ टू मंथ लिख देता हूँ, फिर इसके बाद मुझे 2 ईयर चाहिए तो मैं 2 ईयर सेट कर देता हूँ यहाँ पे। तो आप देख रहे हो मेरा जो है बॉक्स प्लॉट अब बन चुका है यहाँ पे। तो और ऑर्डर देख रहे हो, पहले 1 ईयर का बॉक्स प्लॉट है, फिर मंथ टू मंथ का बॉक्स प्लॉट, फिर 2 ईयर्स का बॉक्स प्लॉट है यहाँ पे। और हम अभी तक जो ह्यू पैरामीटर के साथ काम कर रहे थे, ह्यू पैरामीटर जो है बॉक्स प्लॉट में भी अवेलेबल है। तो अभी ये जो कॉन्ट्रैक्ट और टेन्योर का जो मैंने बीच में बॉक्स प्लॉट बनाया है, उसमें मुझे पेमेंट के हिसाब से कैसे वेरी हो रहा है ये जानना है एक बार। तो मतलब ये जो मंथ टू मंथ है, मंथ टू मंथ में मुझे ये जानना है कि ज़्यादातर लोग पे कैसे कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो जिनका मंथ टू मंथ है उसमें जो है ज़्यादातर लोग या तो बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर जो है वो लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं। जिनका 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है, तो जिनका 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पे आप देख रहे हो ज़्यादातर लोग जो है शायद से इलेक्ट्रॉनिक चेक यूज़ कर रहे हैं और बहुत कम लोग हैं जो कि मेल्ड चेक यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें देख रहे हो आप मेल्ड चेक का जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा बॉक्स है। तो जिनका 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 2 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट में जो है, और जिनका 10 ईयर 20 मंथ से लेकर ऑलमोस्ट 60 मंथ्स है, वो सभी जो है मेल्ड चेक यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम मंथ टू मंथ और 1 ईयर की बात करें तो उन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स में जो है ज़्यादातर लोग मेल चेक यूज़ नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ पे जब हम 2 ईयर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग हैं जो मेल्ड चेक वाला पेमेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं, और इसमें एक्चुअली काफ़ी कम लोग हैं जो कि बाकी सारे पेमेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो 2 ईयर वाले कॉन्ट्रैक्ट में काफ़ी कम लोग हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक चेक या फिर बैंक ट्रांसफ़र या फिर क्रेडिट कार्ड जो है यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, फिर इसके बाद ह्यू यूज़ कर रहा हूँ और ह्यू पे मुझे मैप करना पड़ेगा पेमेंट मेथड वाला कॉलम। रन करते हैं अभी इसको, और ये आप देख रहे हो मेरा जो है सुंदर सा बॉक्स प्लॉट बन गया है, जहाँ पे ये जो 3 कैटेगरीज है, 3 कैटेगरीज जो है फिर से मेरे पास 4 अलग अलग बॉक्स प्लॉट आ गए हैं। अभी हम पेयर प्लॉट के बारे में सीखेंगे। तो पेयर प्लॉट जो है आपके डेटा सेट में जो भी अलग अलग न्यूमेरिकल कॉलम्स है उन सभी के बीच में जो है आपको या तो एक स्कैटर प्लॉट देगा या फिर जो है एक का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन देगा। तो अगर सेम कॉलम के बीच में आपको एनालाइज करना है तो आपको जो है एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिलेगा, और अगर अलग अलग कॉलम्स देख रहे हैं तो आपको जो है एक अच्छा सा स्कैटर प्लॉट मिल जाएगा। तो आप देख रहे हो ये जो आइरिस डेटा फ्रेम है, आइरिस डेटा फ्रेम के ऊपर मैं पेयर प्लॉट बना रहा हूँ। तो sns.load dataset, तो sns के अंदर ही मेरे पास आइरिस डेटा सेट ऑलरेडी है, तो मैं उसको अलग से जो है रीड CSV करके यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो sns.load dataset आइरिस को लोड कर रहा हूँ और उसको मैं df में स्टोर कर रहा हूँ। फिर sns.pairPlot यूज़ करूँगा, उसमें पहला पैरामीटर क्या है, जो डेटा फ्रेम मैंने यहाँ पे लोड किया है। दूसरा पैरामीटर ह्यू, ह्यू क्या है, कलर, और कलर किससे डिटरमिन हो रहा है, स्पीशीज कॉलम से। और यहाँ पे ये जो 4 कॉलम है, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ और पेटल विड्थ, यहाँ पे भी वही 4 कॉलम है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं उन सभी जो है, उन सभी में ये कैसे जो है और कैसे ये सब रिलेटेड है, कैसे ये सभी न्यूमेरिकल कॉलम्स रिलेटेड है, वो पूरा इंफॉर्मेशन मुझे आराम से मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे मैं और एक कमेंट ऐड करता हूँ, पेयर प्लॉट, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा SNS। एक्चुअली मुझे पहले तो फाइल को लोड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे sns.load_dataset
इसके अंदर मुझे डेटा सेट का नाम देना पड़ेगा जो कि हो जाएगा iris। तो फाइल को तो लोड कर लिया है हमने यहाँ पे। फिर इसके बाद जो है मुझे एक पेयर प्लॉट बनाना है। तो अगर पेयर प्लॉट बनाना हो तो sns डॉट पेयर प्लॉट लिख दूंगा यहाँ पे। फिर इसके अंदर डेटा फ्रेम पास करना है और ह्यू मतलब कलर किससे डिटरमिन हो रहा है, स्पीशीज कॉलम से। फिर मुझे बस प्लॉट कर देना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा plt डॉट शो। ये मैंने रन कर दिया है। यहाँ पे एक एरर आया है, देखते हैं ये एरर किस लिए आया है। स्पीशीज, इसको हम स्मॉल करके देखते हैं। तो बस थोड़ा सा वेट करते हैं अभी पेयर प्लॉट बनने का यहाँ पे। तो आप देख रहे हो ये जो है पेयर प्लॉट बन गया है। तो यहाँ पे 4 कॉलम सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, और यहाँ पे भी 4 कॉलम सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ। तो ये देखो आप अगर, तो ये जो है एक स्कैटर प्लॉट है सेपल लेंथ और सेपल विड्थ के बीच में। ये है सेपल लेंथ और पेटल लेंथ के बीच में यहाँ पे। और ये वाला हो जाएगा सेपल लेंथ और पेटल विड्थ के बीच में। और ये जो लेफ्ट डायगोनल देख रहे हो, लेफ्ट डायगोनल है उसी कॉलम का उसी के साथ। तो सेपल लेंथ का सेपल लेंथ के साथ, सेपल विड्थ का सेपल विड्थ के साथ, यहाँ पे हो जाएगा पेटल लेंथ का पेटल विड्थ के साथ और पेटल विड्थ का पेटल विड्थ के साथ यहाँ पे। तो अभी हम लोग हमारे फाइनल सेशन पे जाएंगे जहाँ पे हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन कैसे करना देखेंगे विद द मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। तो जैसे देख रहे हो आप मैटप्लॉटलिब के साथ बहुत सारे अलग अलग तरीके के चार्ट्स बना सकते हो। आप बार प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, हिस्टोग्राम और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो उन सभी चीज़ों को एक एक करके देखते हैं अभी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एक लाइन प्लॉट से। तो जैसे यहाँ पे है, ये बस एक लाइन है। तो मान लीजिए आपके पास कुछ वैल्यूज़ है एक्स एक्सिस पे और कुछ वैल्यूज़ है वाई एक्सिस पे। तो उन दोनों के बीच में एक ग्राफ डिनोट करना हो तो आप एक लाइन चार्ट बना सकते हो कि एक्स और वाई के बीच में जो है एक्चुअली रिलेशन क्या है। तो इस ग्राफ से आप समझ सकते हो जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है y लीनियरली बढ़ रहा है। तो x और y के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप है यहाँ पे। अभी देखते हैं इस ग्राफ को हम ड्रॉ कैसे करें यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग numpy को इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग 2 numpy अरे बना रहे हैं यहाँ पे। फिर हम लोग को मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट करना है जिससे कि हम ये सब चार्ट्स बना सकते हैं। तो फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट पाईप्लॉट। तो ये पाईप्लॉट क्या है? पाईप्लॉट हमारा सब मॉड्यूल है मैटप्लॉटलिब के अंदर जिसके साथ हम ये सब चार्ट्स बना सकते हैं। तो हमने पाईप्लॉट को इंपोर्ट कर दिया और पाईप्लॉट का हमने एक एलियास दिया बिकॉज अगेन प्रोग्रामर्स आर लेजी। तो इंपोर्ट पाईप्लॉट एज plt। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे 2 numpy अरे बना रहे हैं। एक numpy अरे जा रहा है 1 से लेकर 11 तक। तो 1 से लेकर जो है 10 तक बिकॉज 11 एक्सक्लूसिव यहाँ पे, और उसको हम x में स्टोर किया है। उसके बाद मैंने इन सभी वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 2 into x और इसको मैंने स्टोर किया है y में। तो मेरे x एक्सिस के वैल्यूज रेडी हो गए और मेरे y एक्सिस के वैल्यूज रेडी हो गए। फिर अगर मुझे इसको प्लॉट करना हो तो मैं plt डॉट प्लॉट मेथड यूज करूंगा और प्लॉट के अंदर मैं x और y डाल दूंगा। तो x अपने आप x एक्सिस में चले जाएगा और y अपने आप जो है y में चले जाएगा यहाँ पे। फिर मैं plt डॉट शो कर रहा हूँ और ये मेरा रिजल्ट है। तो मैं स्टार्ट करूंगा numpy को लोड करते हुए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा import numpy as np। फिर मुझे पाईप्लॉट को इंपोर्ट करना होगा फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट पाईप्लॉट एज plt। तो यहाँ पे कुछ एरर है, यहाँ पे बेसिकली स्पेलिंग मिस्टेक है ये। तो ये बेसिकली मैटप्लॉटलिब होना चाहिए यहाँ पे और 2 L नहीं सिंगल L होना चाहिए, राइट। तो मैंने पाईप्लॉट को भी इंपोर्ट कर दिया। तो मुझे सबसे पहले एक numpy अरे को बनाना होगा। तो x इज इक्वल टू np डॉट अरे। फिर मुझे एक्चुअली a रेंज यूज़ करना होगा क्योंकि आसानी से मैं बना लूँगा। यहाँ पे np डॉट a रेंज 1 से लेकर 11 तक जाएगा ये बस। फिर मैं x को प्रिंट आउट कर देता हूँ। ये मेरा numpy अरे बन गया। फिर मैं दूसरा numpy अरे बनाऊंगा y और y बेसिकली होगा मान लेते हैं 3 टाइम्स ऑफ x, राइट। तो मैं y को भी प्रिंट करके दिखा देता हूँ। ये हमारा जो है x हो गया है और ये हमारा y हो गया है। तो मैं इन दोनों के बीच एक लाइन प्लॉट बना के दिखाता हूँ। तो plt डॉट प्लॉट, पहले मैं x को पास करूंगा फिर मैं y को पास करूंगा
और अगर मुझे इस ग्राफ को दिखाना हो तो मुझे शो मेथड यूज़ करना पड़ेगा, plt डॉट शो, और ये मेरा प्लॉट बन चुका है। तो ये मेरे x एक्सिस के वैल्यूज़ है, ये y एक्सिस के वैल्यूज़ है, और ये लाइन चार्ट है बिटवीन x एंड y। तो अभी देखते हैं हम लोग इसका x एक्सिस लेबल, y एक्सिस लेबल और टाइटल कैसे ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो टाइटल ऐड करने के लिए बस plt.title, x एक्सिस लेबल के लिए x लेबल, y एक्सिस लेबल के लिए y लेबल, इन तीनों को यूज़ करिए और ये तीनों यहाँ पे आ जाएंगे। उसी तरह से हम लोग जो है इसको लाइन स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये जो plt.plot मेथड है, हमारा जो मेन मेथड था, उसके अंदर हमारे पास 3 और एट्रीब्यूट प्रेजेंट है। एक एट्रीब्यूट हो गया कलर, तो मैं यहाँ पे कलर असाइन कर रहा हूँ ग्रीन, राइट। तो जैसे आप देख रहे हो इनिशियली ब्लू कलर था, वो ब्लू कलर जो है ग्रीन में चेंज हो गया। इसके बाद मेरे पास लाइन स्टाइल हो गया। तो लाइन स्टाइल इनिशियली जो है एक सिंगल लाइन था, तो मुझे उसको एक डॉटेड लाइन चाहिए, तो यहाँ पे जो है कोलन हो गया। सिमिलरली मेरा अगर लाइन विड्थ को जो है मुझे इंक्रीज करना हो या फिर घटाना हो, तो मैं लाइन विड्थ एट्रीब्यूट यूज़ कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैंने लाइन विड्थ को 2 सेट कर दिया, फिर मैंने दिखा दिया इसको। तो उन सभी चीज़ों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता है। तो मैं एक्चुअली इसी चीज़ में कर सकता हूँ यहाँ पे plt.plot, plt.show, फिर मुझे plt डॉट यहाँ पे टाइटल ऐड करना होगा, title, और मैं यहाँ पे टाइटल सेट करूँगा x वर्सेस y। फिर मैं x एक्सिस लेबल दे देता हूँ यहाँ पे plt डॉट x लेबल, और x लेबल होगा यहाँ पे दिस इज x एक्सिस, और मुझे y एक्सिस भी सेट करना पड़ेगा plt डॉट y लेबल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज y एक्सिस। तो मैंने x एक्सिस और y एक्सिस को सेट कर दिया है। फिर plt डॉट प्लॉट में x और y आ गए यहाँ पे। फिर मुझे लाइन स्टाइल, लाइन विड्थ और लाइन कलर को चेंज करना पड़ेगा। तो कलर मैं यहाँ पे ग्रीन असाइन कर रहा हूँ। फिर मुझे लाइन स्टाइल देखना पड़ेगा, लाइन स्टाइल जो है यहाँ पे कोलन हो जाएगा। फिर मुझे लाइन विड्थ सेट करना है, लाइन विड्थ मैं 5 दे देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लाइन विड्थ को 5 सेट कर दे रहा हूँ, राइट। तो ये जो है मैंने x एक्सिस लेबल ऐड कर दिया, y एक्सिस लेबल ऐड कर दिया, टाइटल ऐड कर दिया, और कलर, स्टाइल और विड्थ को भी चेंज कर दिया मैंने यहाँ पे। तो अभी हम लोग देखेंगे 2 लाइंस को एक ही प्लॉट में कैसे कर सकते हैं। तो फिर से ये जो मेरा numpy अरे था, ये जो मेरा 1 से लेकर 10 तक जा रहा है, तो इसके बाद मैं जो है 2 और numpy अरे क्रिएट कर रहा हूँ, y1 और y2। तो y1 is 2 times of x, y2 is 3 times of x। फिर इसके बाद मैं 2 प्लॉट यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ। तो plt डॉट प्लॉट x तो x ही रहेगा यहाँ पे, y1 जो है यहाँ पे इस प्लॉट के y एक्सिस में आएगा, y2 दूसरे प्लॉट के y एक्सिस में आएगा। फिर कलर इस प्लॉट का ग्रीन है, इस प्लॉट का रेड है, लाइन स्टाइल दे दिया, फिर लाइन विड्थ दे दिया मैंने यहाँ पे। फिर मैं इसका ग्रिड भी ऐड कर रहा हूँ जो कि ट्रू है, और ये सब कोड हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें ऐसा ग्राफ मिलेगा। तो ये कोड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, तो मैं जो है Jupyter नोटबुक में इम्प्लीमेंट करके एक पीस बाय पीस आपको दिखाता हूँ। तो हमारे पास x तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ही। फिर मैं y1 यहाँ पे सेट करता हूँ, y1 होगा 2 टाइम्स ऑफ x। फिर मैं y2 दिखाता हूँ, y2 हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x। तो y1 और y2 यहाँ पे हो गया मेरे। फिर मैं प्लॉट बनाता हूँ, plt डॉट प्लॉट, फर्स्ट प्लॉट हो जाएगा x और y1 के बीच में। फिर दूसरा प्लॉट हो जाएगा x और y2 के बीच में। तो मैं लिखूंगा plt डॉट प्लॉट, यहाँ पे x हो जाएगा, फिर y2 हो जाएगा, फिर मैं plt डॉट शो करूंगा यहाँ पे। तो ऐसे हमने 2 लाइन तो बना लिए। फिर इन दोनों को चेंज करते हैं। तो y1 हो गया यहाँ पे। फिर y1 में मैं इसको कलर मान लेते हैं, देता हूँ रेड। फिर इसका लाइन स्टाइल होगा डॉटेड। फिर मैं एक्चुअली कोलन दूंगा यहाँ पे। लाइन विड्थ इसका नॉर्मली रहने देते हैं। फिर x2 इसका कलर हम लोग देंगे येलो। फिर इसका लाइन स्टाइल होगा, एक्चुअली इसको नॉर्मली रखते हैं, इसका कोई लाइन स्टाइल नहीं होगा, इसको एक्चुअली लाइन विड्थ होगा। तो मैं यहाँ पे
लाइन विड्थ लिखता हूँ और ये मैं लाइन विड्थ सेट करूँगा 4। फिर ये 2 प्लॉट हमारे तैयार हो गए। फिर मुझे ग्रिड भी ऐड करना होगा, तो मैं plt.grid मेथड यूज़ करूँगा और इसके अंदर बस मैं ट्रू लिख दूंगा। इसके मतलब मैं ग्रिड को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। तो बस हमने जो है 2 लाइन यहाँ पे बना दिए, दिस लाइन इज विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो बस हमने यहाँ पे 2 लाइन बना दिया। फर्स्ट लाइन आप जो देख रहे हो ये x और y2 के बीच में है। सेकेंड लाइन जो आप देख रहे हो ये x और y1 के बीच में है। और हम इसका टाइटल, एक्स एक्सिस लेबल और वाई एक्सिस लेबल भी ऐड कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा एस्थेटिक दिखेगा वो। plt.title और मैं इसका टाइटल दूंगा 2 lines in a plot और मैं एक्स एक्सिस लेबल, वाई एक्सिस लेबल भी दे देता हूँ यहाँ पे plt.xlabel। तो x लेबल यहाँ पे होगा एक्स एक्सिस, फिर मैं y लेबल दूंगा plt.y लेबल और ये हो जाएगा y एक्सिस, राइट। तो मैंने x एक्सिस, y एक्सिस और टाइटल यहाँ पे सेट कर दिया। तो अभी हम लोग देखते हैं सब प्लॉट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। सब प्लॉट्स मतलब हम लोग जो है 2 प्लॉट या फिर मतलब मल्टीपल प्लॉट जो है एक ही स्क्रीन एरिया में बनाएंगे। जो पिछला वाला था वो एक ग्राफ के अंदर 2 लाइंस थे, तो उसमें और डिफरेंस ये है हमारे पास 2 अलग अलग प्लॉट होंगे, बट ये 2 अलग अलग प्लॉट जो है एक ही स्क्रीन स्पेस में हमें दिखाई देंगे। तो जैसे फिर से जो है पिछला वाला था ऐसे ही हमने x, y1 और y2 को इनिशियलाइज कर दिया है। इसके बाद हम लोग सब प्लॉट मेथड को यूज करेंगे। plt.subplot हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, फिर यहाँ पे 3 पैरामीटर से, तो ये 1 और 2 इंडिकेट कर रहा है 1 रो और 2 कॉलम। तो बेसिकली 2 सब प्लॉट होंगे। तो एक सब प्लॉट जो है फर्स्ट कॉलम में आएगा, दूसरा सब प्लॉट सेकेंड कॉलम में आएगा और ये तीसरा जो पैरामीटर है ये बस सब प्लॉट का इंडेक्स है यहाँ पे। तो ये मेरा फर्स्ट सब प्लॉट है जो कि 1, 2 यहाँ पे है और फिर से ये मेरा सेकेंड सब प्लॉट है। तो ये फर्स्ट सब प्लॉट जो है x और y1 के बीच में है, सेकेंड सब प्लॉट जो है x और y2 के बीच में है। फिर plt.show कर देंगे, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे। तो इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करेंगे हम लोग। तो हमारे पास x, y1 और y2 सब कुछ तो तैयार है ही यहाँ पे। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा plt.subplot। तो मुझे ये एक्चुअली रो वाइज चाहिए, तो मुझे 2 रो और 1 कॉलम चाहिए और ये पहला सब प्लॉट होगा। और पहले सब प्लॉट में मैं जो है इसको ले लेता हूँ यहाँ पे और फिर मुझे दूसरा सब प्लॉट चाहिए। फिर मैं इसी को जो है कॉपी पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे और ये 2, 2, 1 होगा। ये एक्चुअली 2, 1, 1, 2 होगा, सॉरी। फिर मैं दूसरे वाले प्लॉट को यहाँ पे कॉपी कर दूंगा। यहाँ पे मैं कॉपी करके इसको पेस्ट कर रहा हूँ। ये मेरे 2 प्लॉट जो है बन गए। फिर से मैं इन सभी चीज़ों को लेता हूँ, यहाँ पे ऐड कर दूंगा मैं, राइट। फिर एंटर करता है, राइट। जैसे देख रहे हो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये दोनों हो गए और ये टाइटल हो गया यहाँ पे, राइट। और ये हमें बस एक ही चीज़ के लिए इसलिए मिला है क्योंकि यहाँ पे जो है ये सब सेकंड सब प्लॉट में इंक्लूडेड है, राइट। टाइटल, एक्स लेबल और वाई लेबल जो है आप देख रहे हो ये सेकंड सब प्लॉट के अंदर आ रहा है, इसलिए ये तीनों चीज़ें यहाँ पे सेकंड सब प्लॉट के यहाँ है, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट सब प्लॉट्स। तो ये हमारा लाइन प्लॉट था। अभी देखते हैं हम लोग बार प्लॉट के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं। तो बार प्लॉट हम लोग नॉर्मली जब एक कैटेगोरिकल वैल्यू के डिस्ट्रीब्यूशन को समझना होता है तब देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम लोग एक डिक्शनरी बना रहे हैं, तो इस डिक्शनरी में हमारे पास 3 की वैल्यू पेयर है। तो मान लेते हैं ये नेम्स है और ये जो है इनके मार्क्स है। तो बॉब, मैट और सैम और इनके करस्पॉन्डिंग मार्क्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मैंने जो है कीज़ को एक्सट्रैक्ट कर लिया और उसको लिस्ट के फॉर्म में स्टोर किया है नेम्स में। उसी तरह मैंने वैल्यूज़ को स्टोर किया है वैल्यूज़ में। फिर मैं इनका एक बार प्लॉट बना रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ plt.bar। तो ये जो है यहाँ पे 2 पैरामीटर्स ले रहा है। पहला पैरामीटर जो है जो भी कैटेगोरिकल वैल्यूज़ है, यहाँ पे कैटेगोरिकल मतलब बॉब, मैट और सैम, उसको यहाँ पे डाल रहा हूँ। फिर वैल्यूज़ 87, 56 और 27 हो गया। फिर मैं इसको शो कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ऐसे मैं एक बार प्लॉट बना सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले डिक्शनरी बना लेता हूँ। तो मैं डिक्शनरी का नाम जो है यहाँ पे स्टूडेंट लिखता हूँ, यहाँ पे डबल ब्रेसेस हो गया।
फिर पहला स्टूडेंट है बॉब, जिसके मान लेते हैं 87 मार्क्स है। उसके बाद हमारे पास जूलिया है, जिसके मार्क्स जो है 45 है। उसके बाद हमारे पास एनी है, और एनी के मार्क्स मान लेते हैं 100 में 100 है। और उसके बाद हमारे पास है मैट, जिसके मार्क्स है 67। मैं 7 लिख देता हूँ। और ये हमारा जो है डिक्शनरी बन चुका है। तो सबसे पहले मुझे कीज को एक्सट्रैक्ट करना होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट डॉट कीज, और मैं इसको एक लिस्ट के फॉर्म में लूँगा, कट करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। फिर मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ नेम्स में, राइट। तो मैं एक बार नेम्स आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, राइट। तो ये सभी जो है स्टूडेंट्स के नेम्स आ गए। इसी तरह मैं स्टूडेंट के मार्क्स भी एक्सट्रैक्ट करूँगा, तो मैं वैल्यूज़ में लिस्ट ऑफ, ये हो जाएगा स्टूडेंट डॉट वैल्यूज़। तो मैंने वैल्यूज़ को भी एक्सट्रैक्ट कर दिया है, और यहाँ पे मैं वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहा हूँ। तो ये सभी जो है इन चारों के मार्क्स आ गए। तो मुझे बार प्लॉट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे plt डॉट बार, सबसे पहले मैं नाम दूंगा, नाम के बाद मैं इनके मार्क्स दूंगा जो कि वैल्यूज़ में प्रेजेंट है। तो plt डॉट बार, इसके बाद अगर मुझे प्रिंट करना हो या फिर दिखाना हो तो मैं plt डॉट शो यूज़ करूँगा, और मैंने सक्सेसफुली एक बार प्लॉट बना दिया है। तो इस बार प्लॉट से आपको आसानी से यहाँ पे पता चल रहा है कि एनी ने जो है सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं और जूलिया ने सबसे लोवेस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं। तो अभी उसी तरह से हमें एक टाइटल, एक्स लेबल, वाई लेबल और ग्रेड ऐड करना हो, तो बस इन मेथड्स को यूज़ कर लीजिए आप। तो उन सभी को मैं यहाँ पे ऐड करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, plt डॉट टाइटल, तो ये TITLE होना चाहिए, और इसका है टाइटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट मार्क्स। टाइटल सेट करने के बाद मुझे एक्स एक्सिस लेवल सेट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा plt डॉट एक्स लेबल। एक्स लेबल हो जाएगा नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स। फिर वाई एक्सिस लेबल होगा, ये हो जाएगा plt डॉट वाई लेबल, और यहाँ पे मैं दे दूंगा मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। तो ये मैंने बार चार्ट बना दिया है। टाइटल हो गया, एक्स एक्सिस लेबल और वाई एक्सिस लेबल यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया। तो वो हमारा वर्टिकल बार चार्ट था। उसी तरह अगर हमें एक हॉरिजॉन्टल बार चार्ट बनाना हो, तो बस ओनली डिफरेंस है, उसमें आप plt डॉट बार यूज़ करते थे, इसमें आप plt डॉट बार हैच यूज़ कर रहे हो। और यहाँ पे मैंने इसका एक कलर भी ऐड कर दिया है, तो कलर इज इक्वल टू G सेट किया है, तो इसका कलर भी आ गया है यहाँ पे। तो वही चेंजेस ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो plt डॉट बार हैच हो जाएगा ये, और यहाँ पे मैं कलर ऐड करूँगा। कलर जो है मुझे ग्रीन काफ़ी पसंद है, राइट। तो इनिशियली वर्टिकल था, अभी हॉरिजॉन्टल हो गया ये, और यहाँ पे मैंने कलर सेट कर दिया। तो अभी हम लोग स्कैटर प्लॉट के साथ काम करेंगे। तो स्कैटर प्लॉट जो है नॉर्मली बस पॉइंट्स है यहाँ पे, तो एक्स एक्सिस पे कुछ पॉइंट्स होंगे, वाई एक्सिस पे कुछ पॉइंट्स होंगे, और जो भी इनका इंटरसेक्शन होगा वहाँ पे हमें एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। तो जैसे आप x है, a है यहाँ पे 10 8, तो 10 8 देखते हैं, 10 का जो है 8 यहाँ पे एक पॉइंट आ गया। फिर हमारे पास 20 और 1 है, यहाँ पे पॉइंट है। फिर हो गया 30 और 7, तो 30 और 7 यहाँ पे और एक पॉइंट हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग एक स्कैटर प्लॉट बना सकते हैं। तो ये हमारा एक्स एक्सिस के वैल्यूज हो गए, वाई एक्सिस के वैल्यूज हो गए। फिर बस plt डॉट स्कैटर यूज करने का और x और y डालने का, एंड देन शो plt डॉट शो, दैट्स इट। फिर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो मैं कुछ एक्स एक्सिस के वैल्यूज यहाँ पे रैंडमली डाल देता हूँ यहाँ पे। राइट, तो देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उतने ही वैल्यूज़ मुझे वाई एक्सिस में भी चाहिए, तो रैंडमली कुछ वैल्यूज़ ऐड कर दूंगा मैं यहाँ पे। राइट, तो मैंने एक्स और वाई वैल्यूज़ जो है यहाँ पे सेट कर दिए। इसके बाद मुझे बस स्कैटर प्लॉट यूज़ करना है, तो यहाँ पे मैं plt डॉट स्कैटर यूज़ करूँगा, एक्स और वाई जो है पास कर दूंगा। फिर मुझे बस इसको दिखाना पड़ेगा, तो plt डॉट शो, और ये मेरा रिजल्ट हो चुका है यहाँ पे, राइट। तो एक तो यहाँ पे 2 और 3 है, 2 और 3 ये हो गया। फिर से हमारे पास आता है यहाँ पे 2 और जो है 8 का,
फिर से हमारे पास आता है यहाँ पे 2 और 8 का, वो भी है यहाँ पे। फिर हम लोग देखते हैं 4 और 5 का यहाँ पे, राइट, 4 और 5 वो भी पॉइंट है। तो इस तरह से हमने एक स्कैटर प्लॉट बनाया है। तो अभी देखते हैं हम एक स्कैटर प्लॉट के ईस्थेटिक्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, मतलब जो भी पॉइंट्स है, पॉइंट्स के ईस्थेटिक्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हमारा स्कैटर प्लॉट था ही। तो यहाँ पे जो पॉइंट है उसको हम मार्कर बोलते हैं। तो मार्कर को हमें चेंज करना हो तो हम ये जो है मार्कर एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, उसमें कोई और वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पे डॉट के बदले मुझे स्टार चाहिए, तो मैंने बस स्टार डाल दिया है। और कलर जो है यहाँ पे मैं सी एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा। इनिशियली ब्लू था, ब्लू से ग्रीन कर दिया। फिर मैंने साइज़ को बढ़ा दिया, साइज़ जो है 100 कर दिया यहाँ पे मैंने। तो उन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले जो है मैं मार्कर स्टाइल को चेंज करूँगा और मुझे जो है एक स्टार चाहिए यहाँ पे। फिर मैं कलर सेट करूँगा, कलर जो है मुझे रेड चाहिए। फिर जो है मैं साइज़ को सेट करूँगा, जो कि मैं 10 सेट करूँगा यहाँ पे। तो लगता है कुछ एरर आया है यहाँ पे, साइज़ के बदले मैं यहाँ पे S लिखूँगा, राइट। तो ये जो है हमारा यहाँ पे स्कैटर प्लॉट बन चुका है। लग रहा है S जो है, लग रहा है 10 जो है काफ़ी कम है, तो मैं 10 के बदले यहाँ पे 20 देता हूँ। ये भी छोटा ही लग रहा है, फिर मैं इसको 100 करके देखता हूँ, राइट। तो ये जो है इट इज़ गुड इनफ। तो अभी हम लोग देखते हैं दो मार्कर को या फिर दो स्कैटर प्लॉट्स को एक ही ग्राफ में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे एक्स एक्सिस के पॉइंट्स हो गए यहाँ पे A और B, जो कि हमारे दो डिफरेंट मार्कर्स है। तो बस ये दोनों सेट कर लो, फिर PLT.scatter दो बार करने का। तो ये X और A के बीच में एक स्कैटर प्लॉट बनेगा और ये X और B के बीच में दूसरा स्कैटर प्लॉट बनेगा। और यहाँ पे ईस्थेटिक्स को थोड़ा सा चेंज कर दो ताकि यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो ये मेरा X और Y तो तैयार है ही, तो मैं एक Z को भी बना देता हूँ यहाँ पे, और मैं कुछ रैंडमली 10 वैल्यूज दे दूंगा यहाँ पे। राइट, तो मैंने यहाँ पे जो है रैंडमली कुछ 10 वैल्यूज दे दिए। फिर ये मेरा पहला स्कैटर प्लॉट हो गया जो कि X और Y के बीच में था। तो मैं दूसरा स्कैटर प्लॉट भी यहाँ पे दे दूंगा जो कि होगा X और Z के बीच में। और ये इसका मार्कर का स्टाइल नॉर्मल होगा यहाँ पे। और फिर कलर जो है इसको हम ग्रीन देते हैं। साइज जो है इसका हम 200 सेट करते हैं, राइट। तो ये जो है हमने दो मार्कर्स को जो है एक ही प्लॉट में ऐड कर दिया है। तो अभी इसका सब प्लॉट्स ऐड करता है। तो फिर से वही चीज़ है, हमारे पास X, A और B है। तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली यूजिंग स्कैटर हम लोग जो है सब प्लॉट मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पे फिर से हम लोग जो है दो कॉलम्स में इसको अरेंज कर रहे हैं। तो 1 2 1, फिर से 1 2 2 हो गया है यहाँ पे। तो पहला जो है ये सब प्लॉट X और A के बीच में, दूसरा सब प्लॉट X और B के बीच में है। तो मैं यहाँ पे PLT.subplot लिखता हूँ। तो ये होगा 1 2 और फिर होगा 1 के बीच में। फिर यहाँ पे मुझे जो है इसको कॉपी करना होगा। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फिर मैं दूसरा सब प्लॉट बनाऊँगा PLT.subplot। ये होगा 1 2 2, मतलब ये सेकेंड कॉलम में आएगा। फिर से मैं इसको कॉपी करूँगा और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। फिर मुझे इसको प्रिंट करना पड़ेगा, तो मुझे बस PLT.show दिखाना है यहाँ पे, और मैंने जो है सब प्लॉट बना दिया। तो वो था स्कैटर प्लॉट। अभी देखते हैं हम लोग हिस्टोग्राम के साथ कैसे काम कर सकते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं हिस्टोग्राम और बार चार्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो बार चार्ट जो है नॉर्मली हम लोग कैटेगोरिकल वैल्यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, और वही जब हिस्टोग्राम की बात आती है, हिस्टोग्राम जो है हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया, एक रैंडम लिस्ट जिसमें ये नंबर्स है, और बस मुझे अगर हिस्टोग्राम बनाना हो तो बस PLT.hist कर दो और इस डेटा को पास कर दो, और ये जो है मेरा हिस्टोग्राम बन चुका है। और यहाँ पे हम लोग जो है कलर्स को चेंज कर रहे हैं। इनिशियली ब्लू था, उसको ग्रीन कर दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे बिन्स है, और मुझे नंबर ऑफ बिन्स को रिड्यूस करना हो तो यहाँ पे मैं बिन्स इज इक्वल टू 4 कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से बिन्स एट्रीब्यूट यूज करके आप नंबर ऑफ बिन्स को चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज बना लेता हूँ। यहाँ पे कुछ रैंडम वैल्यूज लिख दूंगा मैं। राइट, तो मेरा जो है डेटा तैयार हो गया अभी। तो इसके बाद मुझे बस एक हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा। तो PLT.subplot
मैं लिखूँगा हिस्ट और इसमें डेटा को पास कर दूंगा। इसके बाद मुझे शो करना पड़ेगा, तो plt.show लिख देता हूँ मैं, और ये मेरा हिस्टोग्राम बन गया। तो ये मुझे बता रहा है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है 2 और 6 की है यहाँ पे। तो देखते हैं 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4। 2 जो है 4 टाइम्स आ रहा है। अभी देखते हैं 6 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 और 4। 6 भी जो है 4 टाइम्स आ रहा है, 2 भी जो है 4 टाइम्स आ रहा है, राइट। यहाँ पे वाई के यहाँ पे देखो आप, तो ये जो है फ्रीक्वेंसी बता रहा है और ये जो है वैल्यू है। तो अभी हम लोग इसका कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैं कलर सेट कर रहा हूँ, मान लेते हैं रेड। तो ये एक्चुअली आर होना चाहिए और यहाँ पे एक्चुअली कमा होना चाहिए। यहाँ पे मैं इसको COLOR लिख देता हूँ, राइट। तो इस तरह से हमने कलर को जो है चेंज कर दिया। तो अगर मुझे नंबर ऑफ बिन्स को कम करना है तो मैं बिन्स को मान लेता है 3 करता हूँ, राइट। तो नंबर ऑफ बिन्स जो है यहाँ पे कम हो गया। तो अभी अगर हमें किसी डेटा सेट के ऊपर हिस्टोग्राम बनाना हो तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो हम फिर से वही आइरिस डेटा फ्रेम यूज़ करेंगे। तो हमने आइरिस डेटा फ्रेम को लोड कर दिया। उसके बाद मैं सेपल लेंथ कॉलम के ऊपर हिस्टोग्राम बना रहा हूँ। तो बस आप plt.hist मेथड को यूज़ करिए। उसके बाद इसके अंदर जो पहला पैरामीटर होगा, पहले पैरामीटर में आप सेपल लेंथ कॉलम को पास कर दीजिए। फिर नंबर ऑफ पिन सेट करिए और कलर सेट कर दीजिए और यहाँ पे plt.show कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो मैं आइरिस तो हम लोगों ने पहले लोड ही कर दिया था, तो मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये जो है आइरिस डेटा फ्रेम है। तो मुझे अगर पेटल लेंथ का जो है हिस्टोग्राम बनाना हो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा plt.hist आइरिस। फिर यहाँ पे मुझे पेटल लेंथ का हिस्टोग्राम चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा petal.length। फिर ये हो गया है। इसके बाद मुझे कलर सेट करना पड़ेगा, तो मैं कलर सेट करूँगा ग्रीन, राइट। तो यहाँ पे मैं plt.show कर देता हूँ, फिर से plt.show, और ये हमने हिस्टोग्राम बना दिया पेटल लेंथ कॉलम के लिए। तो अभी हम लोग बॉक्स प्लॉट के साथ काम करते हैं। तो बॉक्स प्लॉट जो है नॉर्मली आपको ये 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल और 75 परसेंटाइल देता है, या फिर इसको 5 नंबर समरी बोलते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो, इसको ये मिनिमम वैल्यू है, ये 25% वैल्यू है, दिस इज द मीडियन वैल्यू, दिस इज द 75% वैल्यू एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो इसको हम 5 नंबर समरी बोलते हैं। और अगर 5 नंबर समरी को अगर हमें पिक्टोरियली देखना हो तो हम बॉक्स प्लॉट यूज कर सकते हैं। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये आप जो देख रहे हो ये मिनिमम वैल्यू है, ये 25% वैल्यू है, ये 50% वैल्यू है, ये 75% वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो अगर मुझे जो है 3 बॉक्स प्लॉट चाहिए तो यहाँ पे मैं 3 लिस्ट बना रहा हूँ और बस फिर से इसको मैं लिस्ट ऑफ लिस्ट करके जो है डेटा में स्टोर कर रहा हूँ। तो बस इस डेटा को मैं plt.boxplot में पास कर दूंगा, फिर शो करूंगा और ये जो है मेरे बॉक्स प्लॉट यहाँ पे बन गया। तो जैसे आप अगर इसका देखो तो ये आपको बता रहा है मीडियन वैल्यू जो है इस बॉक्स प्लॉट का 5 है। तो ये क्या है, 1, राइट। तो अगर 1 का आप मीडियन वैल्यू देखो तो ये 5 है। इसके बाद 2 आता है, तो अगर ये वैल्यूज देखो तो इसके मीडियन वैल्यू है 3। फिर अगर आप ये देखो तो इसका मीडियन वैल्यू आपको बता रहा है 7, राइट। तो इस तरह से आपको 5 नंबर समरी आराम से पिक्टोरियली देख सकते हो आप। तो मैं 3 लिस्ट बना लेता हूँ पहले, इसमें वैल्यूज दे दूंगा मैं, और ये वैल्यूज जाएंगे 1 से लेकर 9 तक। फिर मैं और एक लिस्ट बना लेता हूँ 2 और इसमें कुछ वैल्यूज दे दूंगा मैं, और ये 1 से लेकर 5 फिर से 1 तक चले जाएंगे। फिर मेरे पास 3 हो गया यहाँ पे, फिर 3 में कुछ वैल्यूज दूंगा मैं, देखते हैं इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 और वैल्यूज होने चाहिए यहाँ पे, राइट। तो ये जो है मेरे 3 लिस्ट बन गए यहाँ पे। फिर मुझे लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाना पड़ेगा, तो इस लिस्ट के अंदर मैं जो है 1 2 और 3 पास कर दूंगा, 1 2 और 3 पास कर देता हूँ, और इसको मैं एक नए ऑब्जेक्ट में स्टोर करूंगा और उस ऑब्जेक्ट का नाम मैं लिखता हूँ डेटा। तो मुझे एक्चुअली लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, इनको मैं कट करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, राइट। तो ये मेरा डेटा बन गया, डेटा को प्रिंट करके दिखाता हूँ, राइट। तो ये मेरा लिस्ट ऑफ लिस्ट तैयार है।
तो मुझे बॉक्स प्लॉट बनाना हो तो बस यूज़ plt.boxplot और इसके अंदर डेटा को पास कर दो, और यहाँ पे मुझे plt.show को भी करना पड़ेगा क्योंकि मुझे ये सब मेटा डेटा नहीं चाहिए यहाँ पे, और ये मेरे तीनों बॉक्स प्लॉट बन गए। तो सिमिलर टू बॉक्स प्लॉट हमारे पास एक वायलिन प्लॉट भी है। तो डिफरेंस बिटवीन अ बॉक्स प्लॉट एंड वायलिन प्लॉट इज बॉक्स प्लॉट जो है बॉक्स की तरह दिखता है और एक वायलिन प्लॉट जो है वायलिन की तरह दिखता है। बाकी सब चीज़ें जो है इसमें सेम है। तो बस हमने वही डेटा लिया, इंस्टेड ऑफ यूजिंग यहाँ पे बॉक्स प्लॉट हमने वायलिन प्लॉट यूज़ किया, और यहाँ पे हमें मीडियन का ये अगर इंडिकेट करना हो तो हम शो मीडियंस इज इक्वल टू ट्रू सेट कर देंगे। तो ये हमारा बॉक्स प्लॉट था। यहाँ पे मैं वायलिन प्लॉट भी सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं वायलिन प्लॉट लिखूंगा और यहाँ पे जो है मैंने इनको यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। तो अभी हम लोग देखते हैं पाई चार्ट क्या होता है। तो पाई चार्ट से जो है हम डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं बिटवीन डिफरेंट कैटेगोरिकल वैल्यूज, उनके परसेंटेजेस देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास ये सब फ्रूट्स है, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो और गुआवा, और यहाँ पे इनकी क्वांटिटी है। तो 67 एप्पल्स, 34 ऑरेंजेस, 100 मैंगोज और 29 गुआवास। तो इस पाई चार्ट से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है फ्रूट हमारे पास मैंगो है और सबसे कम फ्रूट जो है हमारे पास गुआवा है। तो पाई चार्ट के साथ हम इजीली जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन या फिर परसेंटेज फिगर आउट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दो लिस्ट बना लिए। दो लिस्ट बनाने के बाद हम पाई चार्ट बना रहे हैं। तो plt.py लिखेंगे, सबसे पहले जो है हम क्वांटिटी दे देंगे, तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो पास कर देंगे, फिर लेबल्स देंगे। लेबल्स क्या है, इस लिस्ट में यहाँ पे स्टोर्ड है। फिर plt.show कर रहे हैं, इस पाई चार्ट को हम प्रिंट आउट कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं एक नया लिस्ट बना लेता हूँ यहाँ पे, फ्रूट इक्वल्स, मैं कुछ नाम दे देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास हो गया है एप्पल, फिर हो गया है मैंगो, फिर हो गया है गुआवा, उसके बाद ऑरेंज दे देता हूँ मैं, एंड देन फाइनली हमारे पास पाइनएप्पल हो गया। तो ये सब जो है फ्रूट्स हमारे पास है। फिर मैं इनका क्वांटिटी असाइन कर देता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास जो है 10 एप्पल है, 5 मैंगो है, 15 गुआवा है, 20 ऑरेंज और 8 पाइनएप्पल। तो मैंने क्वांटिटी सेट कर दिया सभी का। तो बस मुझे एक पाई चार्ट बनाना पड़ेगा, plt.py। पहले हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा क्वांटिटी। फिर हम कैटेगोरिकल वैल्यूज़ देंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेबल्स। लेबल्स में क्या आ जाएगा, फ्रूट। फिर बस plt.show और हमें अपना रिजल्ट मिल जाएगा, राइट। तो ये हमने जो है पाई चार्ट बना दिया है और हमें पता चल रहा है मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑरेंज का है और मिनिमम क्वांटिटी जो है मैंगोज का है। तो हमें इसी जो है पाई चार्ट में अगर परसेंटेजेस ऐड करना है तो हम ऑटो पीसीटी एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। तो ऑटो पीसीटी इक्वल टू यहाँ पे परसेंटेज, फिर 0.1 f %। तो 0.1 दिखाता है कितने डेसिमल प्लेसेस तक मुझे परसेंटेज चाहिए। तो मुझे जो है एक डेसिमल प्लेस पे जो है एंड हो जाना है, तो बस मैं 0.1 लिखूंगा यहाँ पे। तो 0.1 f %, ऐसे हम परसेंटेज सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर मुझे कलर्स चेंज करना हो तो यहाँ पे जो है मेरे पास 4 है, तो मैं 4 जो है नए कलर यहाँ पे असाइन करूँगा, यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो बस इसमें मैं चेंजेस करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं और एक एट्रीब्यूट ऐड कर दूंगा जो कि होगा ऑटो पीसीटी। तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा % 0.1 f %। तो मैंने यहाँ पे परसेंटेजेस सेट कर दिए। परसेंटेजेस के बाद मुझे कलर दिखना पड़ेगा। कलर इसके हो गए, सबसे पहले मेरे पास येलो हो गया है, फिर ब्लू, फिर ग्रीन देते हैं, इसके बाद हम लोग रेड देंगे, एंड देन फाइनली हम लोग जो है ऑरेंज देंगे। तो यहाँ पे कलर को मैं कलर्स करके देखता हूँ, राइट। तो हमने कलर्स चेंज कर दिए और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी दे दिया है। तो यहाँ पे ऑरेंज का डिस्ट्रीब्यूशन 34.5% है और मैंगो का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ 8.6% है। तो ये हमारा जो है फाइनल चार्ट है। तो ये इसको हम डोनट चार्ट बोलेंगे क्योंकि ये डोनट की तरह दिखता है। तो बस द ओनली डिफरेंस बिटवीन पाई चार्ट एंड डोनट चार्ट है, डोनट चार्ट के अंदर जो है यहाँ पे एक छेद मिलेगा आपको, पाई चार्ट के अंदर आपको कोई जो है छेद नहीं मिलेगा, वो बस एक पाई की तरह दिखेगा। तो ये बस हम लोगों ने दो लिस्ट बना दिए यहाँ पे।
फिर plt.py, यहाँ पे हमारा जो है हम क्वांटिटी असाइन कर रहे हैं, फिर लेबल्स जो है फ्रूट हो गए, फिर यहाँ पे एक नया एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं रेडियस। ये बाहर वाला जो सर्कल है, इस बाहर वाले सर्कल का हम लोग रेडियस सेट कर रहे हैं 2। उसके बाद हम एक पाई चार्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, उसका रेडियस है 1, और फिर फाइनली शो कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग जो है कलर्स, तो ये अंदर का जो सर्कल है, अंदर के सर्कल का हम कलर जो है बस वाइट सेट करेंगे यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे जो है ये सब बाहर के हो गए, ये अंदर का हो गया। तो अंदर में जो है कुछ डेटा नहीं है, बस एक ही वैल्यू है, उस एक ही वैल्यू का हम सर्कल क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को जो है फिर से कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे जो है मैं पेस्ट कर दूंगा। इन कलर्स को भी मैं हटा देता हूँ और ऑटो PC2 को भी हटा देता हूँ मैं। ये हमारा जो है बाहर वाला पाई हो गया है। इसके बाद मैं एक अंडर वाला जो है पाई क्रिएट करूँगा, plt.py। सबसे पहले डेटा आएगा, मैं यहाँ पे कुछ रैंडम वैल्यू कोई भी दे सकता हूँ, ये हो जाएगा 100। फिर इसके बाद जो है मुझे इसका रेडियस सेट करना पड़ेगा, तो इसका मैं रेडियस मान लेता हूँ 2 सेट करूँगा। तो मुझे बाहर वाले का भी रेडियस सेट करना पड़ेगा, तो बाहर वाले का रेडियस मैं 4 सेट करूँगा। तो ऐसे हमने जो है 2 पाई चार्ट क्रिएट कर दिए और ये हमारा डोनट चार्ट बन गया। मुझे कलर भी देना पड़ेगा इसका, मुझे एक्चुअली ये 2 लिखता हूँ और ये 1 लिख देता हूँ ताकि साइज थोड़ा सा छोटा हो जाए, राइट। तो अभी मैं इसको कलर सेट करूँगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कलर्स, बस एक ही कलर होगा जो कि होगा वाइट। तो ये हमने सक्सेसफुली डोनट चार्ट क्रिएट कर लिया है। हम इसी के साथ इस कोर्स के एंड में आ गए हैं। इस कोर्स में हमने अच्छे से मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न के साथ विजुअलाइजेशन कैसे करना है वो सीखा। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट लर्निंग अहेड। If you haven't yet subscribed to our channel yet, I want to request you to hit the subscribe button and turn on the notifications bell so that you do not miss out on any new updates or video releases from Great Learning. If you enjoy this video, show us some love and like this video. Knowledge increases by sharing. So make sure you share this video with your friends and colleagues. Make sure to comment on the video if you have any queries or suggestions, and I'll respond to your comments.